सो गाइस, मुझे पता है मैं इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ही लेट हूँ। मैंने बोला था इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन मैंने 2 सप्ताह लगा दिए हैं। लेकिन अब ये वीडियो आ चुकी है। मैं वेट कर रहा था कि बहुत सारे चैप्टर आ जाए और बहुत सारे चैप्टर आ गए हैं तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूँ, जो डेड स्ट्रीमर का पार्ट 4 है उस पर भी काम शुरू हो चुका है और वो वीडियो लगभग 2 घंटे की बनेगी और वो एक फाइनल वीडियो होगी। उसमें पूरा जो सीजन है वो खत्म हो जाएगा। और हाँ, मैं बता दूँ, मैंने मेंबरशिप को ऑन कर दिया है। उससे बहुत ज़्यादा ही अच्छे मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको भी कोई अच्छा मानव चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे भी मेंबरशिप पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और भाई लोग, थोड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए आप लोग मेंबरशिप खरीद लीजिए। बहुत ज़्यादा ही लो प्राइस है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो सकता है। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वेड होता है वह एक गुफा में जाता है। वहाँ पे उसे एक स्केलेटन मिलता है। जब वह उस स्केलेटन के पास जाता है तो हम देखते हैं उसमें से उसे एक चीज़ मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेड उसे ले लेता है और जब वो उसे खाता है तो उसे एक न्यू एबिलिटी मिलती है। वह उस एबिलिटी का यूज करता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर पे आ जाता है और वो रिवर फेस्टिवल के लिए तैयार होता है। अब आगे, आज रिवर फेस्टिवल का दिन है। सभी लोग बहुत ज्यादा ही उत्सुक है और बहुत ज्यादा जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। हम देखते हैं कि सेक्रीफाइस के तौर पे बहुत सारे जानवरों का सर लाया जाता है। जो सामान होता है वो भी वहाँ पे आ गया होता है। वो बोलता है कि ठीक है, हम लोग अपने फेस्टिवल को स्टार्ट करते हैं। चीफ प्रीस्ट, आप आगे बढ़िए। वह चीफ प्रीस्ट वेड को कह रहा होता है। वेड यहाँ का चीफ प्रीस्ट है। वेड स्टेज पे जाता है और सभी चीज को देखना स्टार्ट कर देता है। तभी जो सामान होता है वो बोलता है ठीक है, हम अपने रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। वो जैसे ही यह कहता है वैसे ही वेड किसी चीज को पढ़ना स्टार्ट कर देता है जिसमें लिखा होता है, रिवर गॉड, हम लोग आपसे ये जमीन ले रहे हैं तो प्लीज आप हम लोग की रक्षा कीजिएगा और हमें आशा है कि हमने आपको कोई भी चोट नहीं पहुंचाया होगा। इस कारण आपको खुश करने के लिए हम लोग बहुत सारे सैक्रिफाइस लाए हैं, प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। नीचे से जो वेड के दोस्त होते हैं वो सब इस चीज को देख रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त बोल रहा होता है, वेड बहुत ज्यादा ही आगे जा चुका है, और मन ही मन सोच रहा होता है, हम लोग एक साथ बड़े होने वाले थे लेकिन तुम बहुत जल्दी ताकतवर हो गए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम सही में वेड ही हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो माउंटेन घोस्ट होता है वो किसी के घर के ऊपर चढ़ रहा होता है और वो दूर से वेड को ही देख रहा होता है। वेड की नजर उस पर जाती है और कहता है, वो माउंटेन घोस्ट है जिसके बारे में सीनियर ब्रदर लू ने मुझे बताया था। वो इसके बारे में बात कर रहे थे और साथ ही साथ इसका जो जिक्र है वो मेरे बुक में भी था, सेम इलस्ट्रेशन बुक में था। इसकी जो रिब की हड्डियां है वो बहुत ज्यादा ही पतली है और इसका जो रिब है वो दिख रहा है। साथ ही साथ इसका जो चमड़ा है वो पूरी तरह से जला हुआ है। सब कुछ मुझे पता है। फिर से वो जो बच्ची होती है उसकी नजर उस रेवन पे जाती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है, मॉम, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। फिर सभी गांव वाले उस मॉन्स्टर को देखना स्टार्ट कर देते हैं। वो मॉन्स्टर घुर रहा है। गांव वाले कहते हैं कि ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो उतना कुछ कह ही पाते, उतने में वो मॉन्स्टर जंप मारता है और नीचे की ओर आ जाता है। वहाँ पे भगदड़ मच जाती है और सभी लोग इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं। वेट कहता है, सभी लोग बिखर जाओ, ये मॉन्स्टर किसी को भी खा सकता है, हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। हम देखते हैं कि उस भगदड़ में वो बच्ची वहीं पे छूट जाती है। वो रो रही होती है और कहती है, मॉम आप कहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। दूसरी तरफ हम उसकी मॉम को देख पाते हैं जो कि बोल रही होती है, नीना तुम कहाँ पे हो? वो भी अपने बच्ची को ढूंढ रही होती है। तभी वो जो माउंटेन घोस्ट होता है वो उस बच्ची के पीछे आ जाता है और उसकी नजर उस बच्चे पे पड़ जाती है। वो एक जोरदार जंप मारता है उस बच्चे को खाने के लिए। वेड इस सब चीज को दूर से देख रहा होता है और सोचता है, नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा ही बुरा है। हम देखते हैं कि जो चेंग होता है वो वहां पे पहुंच गया होता है। वो बोलता है, नहीं, मैं इसे बचा लूंगा। दूसरी तरफ से उसकी जो मॉम होती है वो भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। लास्ट में चेंग उसे बचा लेता है और दूसरी तरफ जाके गिरता है। उसे बचाने के चक्कर में चेंग के हाथों पर भी चोट लग जाती है। फिर वो स्टेज के नीचे जाके लाता है। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, किसी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो वो जो माउंटेन घोस्ट था वो चेंग की ओर बढ़ता है और बहुत ज्यादा ही पास आ गया होता है। दूसरी तरफ से जो वेड का दोस्त होता है वो बोलता है कि मैंने अभी तक अच्छे से तैयारी तो नहीं की है, लेकिन तभी भी मैंने एक टेक्निक को सीखा है, वो है फ्लाइंग डैगर टेक्निक। चलो ट्राई करते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। और वो अपने नाइफ को उस डेमन घोस्ट की ओर फेंक देता है। वो जो माउंटेन घोस्ट होता है उस नाइफ को आराम से डॉज कर लेता है और चेंग की ओर बढ़ रहा होता है। जो वेड का दोस्त होता है वो बोला होता है, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मैंने अच्छे से नहीं फेंका है, और उसने आराम से उस अटैक को डॉज कर लिया है, मैं अब क्या करूँ। हम देखते हैं कि वो जो माउंटेन घोस्ट होता है वो चेंग के पास में पहुंच जाता है। चेंग की हालत निकल गई होती है। चेंग बहुत ज्यादा डरा होता है। हम देख पाते हैं उसकी आंखों में डर होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, वेड, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रिक है तो प्लीज अभी कर दो, इससे अच्छा मौका कोई भी नहीं होगा, नहीं तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा, प्लीज। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो जाता है और अचानक से उस पानी में से वेड निकलता है और वो एक जोरदार पंच उस माउंटेन घोस्ट पे मारता है। ये सेम अटैक है जैसा ये मिनाटो ने किया था ओबिटो के खिलाफ, और हम देख पाते हैं उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। वो जो माउंटेन घोस्ट होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा निकल जाती है। वेड कहता है, मैंने सही समय पे सब कुछ कर लिया है, ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया बात है। फिर हमें बताया जाता है कि उसने कैसे वो अटैक किया। जब वो माउंटेन घोस्ट चेंग के पास पहुंच रहा होता है वैसे ही वेड चारों ओर देखना स्टार्ट करता है। उसकी नजर एक पॉट पे जाती है जिसमें बहुत ज्यादा ही पानी होता है। वो सोचता है, ये पानी तो ग्रैंड लेक से है ना, जो कि रिचुअल के तौर पे यूज किया जा रहा था, मैं इसका यूज कर सकता हूँ
क्योंकि जो मेरा टेक्निक है उसके लिए पानी का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर मैं इस पानी को अपने लिए यूज़ करूँगा तो मैं सही समय पे उसे बचा पाऊँगा। वो उस पानी पे हाथ रखता है और कहता है राइस। जैसे ही वो राइस कहता है वैसे ही उस पानी को वह कंट्रोल कर सकता है। वह उस पानी को उस माउंटेन घोस्ट की ओर फेंकता है। जैसे ही वो पानी उस माउंटेन घोस्ट की ओर पहुंचता है वैसे ही जो वेट होता है वहाँ पे अपने एक टेक्निक को यूज़ करता है जो कि होता है एक्वा माइल स्ट्राइड, जिससे वो पानी का फॉर्म लेते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है। ये सब काम 1 सेकंड के अंदर अंदर हुआ होता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है वैसे ही वेट अपना एक जोरदार अटैक करता है और उस माउंटेन घोस्ट को वहीं पे गिरा देता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे चेंग उसके अटैक को देखे बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। वो कहता है वेट तुमने ये कैसे किया, तुम तो अभी बहुत ज्यादा ही दूर थे ना। वेट कहता है ब्रदर जी आपको उस बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा ही खराब है, हम लोग यहाँ पे और समय नहीं बर्बाद कर सकते हैं। चेंग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं जल्दी यहाँ पे आता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, ठीक है। और चेंग वहाँ से चला जाता है। फिर वेट नीचे देखता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ही धुआं होता है। वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है ये बेहोश हो चुका है, लेकिन जैसे ही वो धुआं हटता है हम देख पाते हैं जो माउंटेन घोस्ट होता है वो वहाँ से गायब होता है। वेट उसे देख ही रहा होता है, तभी जो माउंटेन घोस्ट होता है वो उसके पीछे से आता है और उस पर अटैक करता है। वेट उस अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है नहीं इसका जो ताकत है वो बहुत ज्यादा ही है, मैं इसे नहीं सह सकता हूँ। और वो जो माउंटेन घोस्ट होता है वो बहुत सारे अटैक करना स्टार्ट करता है। वेट उन सभी अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि अब ये मेरी बारी है, और वो एक जोरदार अटैक उस पर करता है जिससे जो माउंटेन डेमन होता है वो पीछे जाके गिरता है। तभी उसके जो दोस्त होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं वेट हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तुम्हें अब ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं उसके एक दोस्त के पास एक नाइफ होता है। फिर उस माउंटेन डेमन के हाथ को अपने हाथ में वो कर लेता है और कहता है ठीक है अब इस पे अटैक करो, और इसके ज्वाइंट पे अटैक करना वही सबसे ज्यादा बढ़िया बात रहेगा, इधर उधर अटैक करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए। ये सुन के उसके जो दोस्त होते हैं वो दोनों तरफ से उसके ज्वाइंट पे अटैक करते हैं। उनके अटैक करने के कारण उस माउंटेन डेमन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो जोरों से चिल्लाता है। वेड उसे देखता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है हम लोग उसे मारने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन तभी भी इतना काफी नहीं होगा। और वो एक जोरदार किक उस माउंटेन डेमन पे मारता है जिससे जो माउंटेन डेमन होता है वो घसीटे हुए पीछे जाता है। फिर वेड कहता है जिनो अब तुम्हारी बारी है। जिनो जल्दी से उसके शरीर पे चढ़ जाता है और उसे काटना स्टार्ट कर देता है। वेड बताता है कि जो जिनो का पॉइजन है वो कोई मजाक नहीं है, ये सही में बहुत ज्यादा ही जहरीला है जो किसी को भी खत्म कर सकता है। सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं और माउंटेन घोस्ट कैसे भी करके खड़ा हो रहा होता है। हम देखते हैं कि उसका जो शरीर है वो अभी कांप रहा होता है जिनो के पॉइजन के कारण। अब वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता है। तभी उस डेमन की नजर उस गांव वालों पे पड़ती है। वो जल्दी से उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। गांव वाले ये देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और पीछे की ओर भाग रहे होते हैं। फिर हम वेड को देखते हैं, उसके पास में एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। वो उसे अपने हाथों से पकड़ता है और कहता है कि अब ये मौका है, और वो उस लकड़ी को जोर से फेंक देता है। जो लकड़ी होता है वो एक नाइफ पे जाके लगता है। वो जो लकड़ी होता है वो नाइफ को और ज्यादा ताकत दे देता है, जिससे वो जो नाइफ होता है वो उसके आर पार चला जाता है। फिर वेड उसी लकड़ी पे एक जोरदार किक मारता है जिससे जो माउंटेन डेमन होता है वो वहीं पे मर जाता है। वेड कहता है ऐसा लग रहा है ये सब खत्म हो चुका है, लेकिन तब भी जो माउंटेन डेमन होता है वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है इमोर्टल लियांग। सभी गांव वाले उसे बात करते हुए देखते हैं और कहते हैं कि वो क्या कर रहा है। दूसरा कहता है ये बात कर रहा है कैसे, ये तो एक मॉन्स्टर है ना। ऐसा लग रहा है जो रिवर गॉड है वो हम लोग को पनिशमेंट दे रही है, हमें कुछ करना चाहिए। ये सब चीज वेड के दोस्त भी देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो गांव वाले हैं वो हार रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं चलने दे सकते हैं, नहीं तो हमारी जो गांव की शांति है वो खत्म हो जाएगी। वेट कहता है नहीं यह एक गिफ्ट है जो कि हमारे विलेज को मिला है एक आशीर्वाद के तौर पे। वो अपने चाकू को निकालता है और उस माउंटेन डेमन के गर्दन को काट देता है। उसे गर्दन को एक हाथ से उठाने के बाद वो कहता है कि यह एक परफेक्ट ऑफरिंग है रिवर गॉड के लिए, हमें उसे देना चाहिए। वो जैसे ही ये कहता है वैसे ही सिस्टम अपेयर होता है जिसमें बताया जाता है कि जो रिवर गॉड का फेवर है वो बढ़ चुका है 0.0001 से। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जितना भी रिचुअल होता है वो सब कंप्लीट हो गया होता है, और साथ ही साथ जो रिचुअल का जगह होता है वहाँ पे सभी जानवरों के सर के साथ उस डेमन का भी सर होता है। फिर हम सभी गांव वालों को देखते हैं जो कि डेमन को देख रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो वेड होता है वो बेंच पे आराम कर रहा होता है। वो अपने घाव की ओर देखता है और सोच रहा होता है माउंटेन घोस्ट को हराने के लिए मुझे ब्रेक थ्रू करना ही पड़ा, अब मैं स्किन बैरियर पे हूँ, इसका नहीं बहुत ज्यादा आसान बात है कि मैंने उसे हरा दिया है। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो सिंक्रोनाइजेशन था वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, मैंने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा ही अच्छे से यूज़ किया था इसे हराने के लिए। फिर वो सिस्टम की ओर देखना स्टार्ट करता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम किया है और बहुत ज़्यादा ही इम्पॉसिबल काम किया है, मुझे लग रहा है इस बार मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा। फिर वो आगे बताता है कि उस माउंटेन घोस्ट को हराने के लिए तीसरा जो काम था वो था जिनो का। जिनो का जो डेडली पॉइजन था वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था, उसको हराने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उस माउंटेन घोस्ट को हराने के बाद मुझे रिवर गॉड का फेवर मिल चुका है, जिससे मेरी जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो सकती है जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन जो मुझे फेवर मिला है वो बहुत ज़्यादा ही कम है, वो है 0.0001। भाई ये क्या है, लिटरली क्या है। फिर हम विलेज चीफ को देखते हैं जो कि कहते हैं वेड यहाँ पे डॉक्टर आ चुके हैं, तुम अपना चेकअप करा लो और अपने कपड़े को पहले खोल दो जिससे वो तुम्हारे घाव को देख सकते हैं। वेड अपने कपड़ों को खोलता है। फिर हम देखते हैं कि जो माउंटेन घोस्ट का हाथ का निशान होता है वो वेड के चेस्ट पे लगा होता है। जो डॉक्टर होता है वो वेड के घाव को देख रहा होता है, लेकिन उसकी नजर पहले वेड के बॉडी पे जाती है। वो बोलता है यंग मास्टर आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, आपका जो आर्म है वो एक एप की तरह है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा। वेड कहता है डॉक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज आप घाव देख लीजिए, मुझे बहुत
बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा है। डॉक्टर कहता है हाँ हाँ मैं वही करने तो आया हूँ, मैं पहले वही देख लेता हूँ। फिर वह वेड के मरहम पट्टी करना स्टार्ट कर देता है। बीच में वो पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका जो कपड़ा है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। वेड कहता है हाँ जो क्लोक है वो मुझे गिफ्ट दिया गया है सेकेंड सीनियर ब्रदर के द्वारा, जो कि एक डॉग बियर हाइट से बना हुआ है। उसे एक स्टील के बराबर माना जाता है, उसे कोई भी जल्दी नहीं तोड़ सकता है। और जो रॉब मुझे मिला है वो मिला है 8 सीनियर ब्रदर के द्वारा, वो सेलेस्टियल सिल्कवर्म सिल्क से बना हुआ है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर दूसरी तरफ दवाई को ले रहा होता है और कहता है कि लेकिन तब भी इतना काफी नहीं है। अगर मैं आपके घाव को देखूं तो ऐसा लग रहा है आप स्किन बैरियर में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, क्या ये बात सही है? जैसे ही ये बात गांव वाले सुनते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या स्किन बैरियर? वेट क्या तुम स्किन बैरियर पे हो? वेट कहता है हाँ आपने सही कहा। जैसे ही सभी लोग वेट की बात को सुनते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्या वेट तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो? दूसरा बंदा बोलता है हाँ अब हमारे गाँव का नाम बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। तीसरा बंदा बोलता है तुमने हमारे पूर्वजों का नाम ऊंचा कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वेट के दोस्त भी ये सब चीज को देख रहे होते हैं और कहते हैं सही में वेट एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट है, इसने बस कुछ ही महीनों में स्किन बैरियर को सरपास कर लिया है, जो बहुत ज्यादा ही बढ़िया बात है। फिर हम चेंग को देखते हैं, वो सोच रहा होता है मैं भी इसके जितना ताकतवर बनना चाहता था, लेकिन ये मुझसे बहुत ज्यादा ही आगे चला गया है, लेकिन तभी भी मैं इसके पास पहुंच जाऊंगा बहुत जल्दी। फिर हम भीड़ में उसके अंकल को भी देख पाते हैं, वो बहुत ज्यादा ही चौके होते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, कहीं ये मुझसे बदला लेने तो नहीं आएगा, प्लीज बताना। हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा ही डरे होते हैं। फिर हम विलेज चीफ को देखते हैं, वो बोलते हैं वेड तुम्हें इस मॉन्स्टर के बारे में पता है? सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ही चिंतित है, और तुम्हें कुछ पता है तो हमें बता दो। वेड कहता है हाँ मुझे पता है इस मॉन्स्टर के बारे में, इसे माउंटेन घोस्ट करते हैं। यह एक क्रिएचर है जिसे ब्लड पे पाला जाता है और ये सिर्फ ब्लड ही खाता है, और ये यहाँ पे आया है भीड़ को देखे, क्योंकि भीड़ में इसे बहुत ज्यादा ब्लड का स्मेल आ रहा होगा। मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे और भी माउंटेन घोस्ट है कि नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ही अजीब है। यहाँ पर मैंने 2 बार माउंटेन घोस्ट देख लिया है, ऐसा कभी भी एक साथ नहीं होता है, यहाँ कुछ ना कुछ जरूर अजीब है। इस बात को सुन के सभी गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और पूछते हैं क्या कुछ अजीब है? उनमें से एक बंदा बोलता है सभी लोग उधर देखो, उसका जो चेहरा है वो कुछ ज्यादा जाना पहचाना नहीं लग रहा है। वो आगे बोलता है कि हाँ ऐसा लग रहा है वो चेहरा लाइट और जहां की तरह दिख रहा है। सभी लोग बात करने लगते हैं हाँ सही में उस कमीने की तरह इसका चेहरा लग रहा है। दूसरा बंदा बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेड उन सबकी बातों को सुनता है और सोचता है लाइट और जहां, अगर मैं सभी डॉट को कनेक्ट करूँ तो ये बात पॉसिबल हो सकता है। अल्केमी, जावा स्टेट, माउंटेन घोस्ट, लुकलैंड, लाइटो जहांग और फाउआ टेम्पल। मुझे रियलाइज कैसे नहीं हुआ, ये तो मुझे पहले ही पता हो जाना चाहिए था। अल्केमी सही में रियल है, उससे कोई भी आदमी माउंटेन घोस्ट को बना सकता है, यही तो इसका रियल बिजनेस है। मुझे अब सब कुछ समझ में आ चुका है। वेट कहता है चीफ चेन ये कोई भी छोटा मैटर नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जल्दी से पिंगयांग कंट्री जाना होगा और अपने मास्टर को बताना होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब के पीछे लिउ टाओ जहांग है, और सोचना था मुझे उन सबसे जवाब चाहिए, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जवाब लेके रहूंगा। फिर हम लोग वेड को एकेडमी में देखते हैं, वहाँ पे मास्टर की वाइफ आती है और कहती है वेड तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल से आते हो, पक्का है यहाँ पे कोई जरूरी काम होगा। वेड रिस्पेक्ट शो करता है और कहता है मेरी तरफ से आपको ग्रीटिंग, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ रिपोर्ट करने आया हूँ मास्टर से, क्या मुझे पता चल सकता है मास्टर कहाँ पे है? जो मास्टर की वाइफ होती है वो बोलती है कि मास्टर भी कहीं पे गए हुए हैं जरूरी काम से, क्या हम लोग आराम से बात कर सकते हैं? वेड कहता है ठीक है। फिर हम वेड को बैठे हुए देखते हैं, वो कहता है मिस मुझे पक्का भरोसा है कि ये जो माउंटेन घोस्ट का इंसिडेंट है वो जहाओ स्टेट से कनेक्टेड है। जो मिस्ट्रेस होती है वो हंसती है और कहती है तुम सही में बहुत ज्यादा ही चालाक हो लिटिल लाइन, इसमें कोई भी चौंकने की बात नहीं है, जो तुम्हारे मास्टर है वो तुम्हें इतना ऊंचा क्यों देखते हैं? वेड इस बात को सुन के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ऐसा लग रहा है आपको ये सब बात पहले से पता है। जो मिस्ट्रेस होती है हंसती है और कहती है हाँ मुझे इन सब के बारे में पहले से ही पता था, और मुझे ये भी पता था जब ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम बहुत ज्यादा ही डरने लगोगे, लेकिन कभी भूलना मत तुम्हारे जो मास्टर है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। वो पूरे पिंगयांग सिटी में इकलौते बंदे हैं जो कि टाइगर हंटिंग रेल पे है, तो उन्हें कभी भी नीचा मत देखना। फिर सीन स्टेप होता है और हमें घोष मदरसे के स्ट्रॉन्ग हाउस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे 3 आदमी कहीं पे जा रहे होते हैं, तभी एक बंदा ऊपर की ओर देखना स्टार्ट करता है और कहता है वहाँ देखो वहाँ पे कुछ है, हम लोग पे अटैक कर दिया गया है, जल्दी से अलार्म को बजाओ। हम देखते हैं कि आसमान में बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है जो कि पूरे एक शहर को बर्बाद कर सकती है। वो स्वॉर्ड एक बंदे के सामने आके रुक जाती है, वो बहुत ज्यादा डरा होता है। फिर हम वेड के मास्टर को देख पाते हैं जो कि कहते हैं कि मैं यांग डोंग चियांग हूँ, तुम लोग अपने आप को सरेंडर कर दो नहीं तो मेरे हाथों से मार जाओगे, समझ गए? फिर हमें वेड को दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ पे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मिस्ट्रेस ने कहा था मुझे यहीं पे रुकना चाहिए और मास्टर के प्लान में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे 2000 वेन भी दिया है जो कि बहुत ज्यादा ही है। फिर हम वही सीन देखते हैं जहाँ पे जो मिस्ट्रेस होती है वो एमसी को गिफ्ट दे रही होती है। वो कहती है इतना काफी है, अगर नहीं है तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें और दे दूंगी। और हम वेड को देखते हैं जिसके मुंह में से पानी निकल रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही कीमती होता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वेड अपने घाव की ओर देख रहा होता है और कहता है कि जो मुझे फ्लैश मेंडिंग पिल मिला है मिस्ट्रेस की तरफ से वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मेरा जितना भी घाव था वो सब हील हो चुका
चुका है। वह अब ट्रेनिंग को खत्म कर दिया होता है और जोरों से सांस ले रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मास्टर और मिस्ट्रेस सही में उन्हें पहले से ही पता था सब कुछ के बारे में और वो पहले से ही सब कुछ का प्लान बना रहे थे। जो हॉल ऑफ रिफाइंड पिल है वो अभी सबसे ज्यादा खतरे में है, वो सब वहीं पे अटैक करेंगे। इसका मास्टर ने सब कुछ पहले से ही प्लान बना लिया है। वेड आराम कर ही रहा होता है, तभी दूसरी तरफ से एक बॉल उसकी तरफ आता है। वो आराम से उसे डिफ्लेक्ट कर देता है और कहता है कौन है वहाँ पे। हम देखते हैं कि जब वो उस बॉल को डिफ्लेक्ट करता है तो वो बॉल वॉल पे जाके लगती है और उससे वो जो वॉल होती है वो टूट जाती है। फिर हम ब्रदर हु को देखते हैं जो कि कहते हैं जूनियर ब्रदर तुम्हारा जो नजर है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तुमने अच्छे से ट्रेनिंग की है। वेड उन्हें देखता है और कहता है सीनियर ब्रदर हु आप यहाँ पे है। सीनियर ब्रदर हु कहते हैं हाँ, मैं जब यहाँ पे आया था तब मैंने सुना कि तुम यहीं पे हो, तो मुझे लगा तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। वेट कर रहा है सीनियर ब्रदर हूँ आप यहाँ पे कब आए थे। ऐसे जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो उसकी बातों का जवाब नहीं देते हैं और उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकते हैं। वो कहते हैं कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो एक स्पार करते हैं और स्पार करते हुए बात करते हैं। तुम्हें ऐसे भी स्पेयर जरूरत है ना, तो ये लकड़ी का टुकड़ा काफी होगा तुम्हारे लिए, चलो स्टार्ट करते हैं। वेट करता है ठीक है मैं होल्ड बैक नहीं करूंगा सीनियर ब्रदर, और वो अपने पोज में आ जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे ज्ञान दीजिएगा। सीनियर ब्रदर के हाथ में जो ऑरेंज होता है वो हवा में फेंकते हैं। जैसे ही वो हवा में जाता है वैसे ही उन सबका फाइट स्टार्ट हो जाता है। वेड उस ऑरेंज को ही देख रहा होता है, लेकिन जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो वेड पे अटैक कर देते हैं। वेड जैसे तैसे करके उस अटैक को ब्लॉक करता है और उन दोनों में स्पार स्टार्ट हो जाता है। वेड सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है, तभी जो सीनियर ब्रदर होते हैं उन्हें एक ओपनिंग मिलती है और वो वेड पे अटैक कर देते हैं। वेड उस अटैक को भी आराम से ब्लॉक करता है और अपने स्टिक को वहीं पे छोड़ देता है। जो सीनियर ब्रदर की स्टिक होती है वो उस पर चढ़ना स्टार्ट करता है और सीनियर ब्रदर के पास में जा रहा होता है। सीनियर ब्रदर वेड के स्टिक को देखते हैं और कहते हैं ये बहुत ज्यादा ही अच्छा मूव है। तभी अचानक से वो जो संतरा होता है वो नीचे गिर जाता है और उन सभी फाइट खत्म हो जाती है। सीनियर ब्रदर बोलते हैं ऐसा लग रहा है तुम स्किन बैरियर में ब्रेक तो कर चुके हो, तुम्हारा जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा हो चुका है, सही में तुम्हारा जो फेट पैटर्न है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। वेड उनकी बातों को सुनता है और कहता है क्या फेट पैटर्न वो क्या होता है। सीनियर ब्रदर बताते हैं कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा जो फेट पैटर्न डे है वो बहुत ज्यादा ही पास में है, तो ऐसा लग रहा है जब मास्टर है वो तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे जब वो वापस लौटेंगे। चलो हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। वेड भी कहता है ठीक है और हम देखते हैं कि वो सब स्पार करना दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही करके वो बहुत दोबारा स्पार करते रहते हैं। आखिर में वेड बहुत ज्यादा थक जाता है और आराम से बैठ रहा होता है। वो बहुत ज्यादा जोर से हाफता है और कहता है सीनियर ब्रदर कैसा रहा ये स्पार। सीनियर ब्रदर बोलते हैं तुमने जहाज स्टेट लाइन के बारे में क्या बोला था, हम लोग भी वहीं पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ है, लेकिन तब भी वहाँ पे कुछ तो अजीब है जो मुझे अभी तक पता नहीं चला है। जैसे ही हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग एक्शन ले सकते हैं। वेट बोलता है कुछ अजीब है वो क्या। सीनियर ब्रदर बताते हैं कि जैसे कि वहाँ पे कोई ट्रायल चल रहा है, मुझे अभी भी समझ में तो नहीं आ रहा है लेकिन कुछ ऐसा ही है, हम लोग वहाँ पे शक तो करना चाहिए लेकिन तुम ये भूल जाओ। और वो अपने कपड़ों में से एक बुक निकालते हैं। वो कहते हैं जूनियर ब्रदर तुमने स्किन बैरियर को पास कर लिया है, यानी कि अब ये बुक तुम्हारे लिए काफी होगा और तुम्हें ये सूट करेगा, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। यह है बॉ फोर्स मेथड, ये एक परफेक्ट मेथड है स्किन स्टेज बनने के लिए। वो बताना स्टार्ट करते हैं जो मार्शल टेक्निक है वो दो भागों में डिवाइड है, मूव्स और फोर्स टेक्निक। जो मूव्स है वो तुमने पहले ही सीख लिया है। जो फोर्स टेक्निक है वो मेथड है QI और ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, वो तुम्हारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है उससे तुम अपने पावर को जनरेट कर सकते हो। सही साल इससे तुम अपने लेवल ऑफ कंट्रोल को भी बढ़ा सकते हो। जो भी मार्शल आर्टिस्ट स्किन बैरियर को ब्रेक कर चुके हैं वही इसको यूज कर सकते हैं और अपने फोर्स और QI ब्लड को हार्नेस कर सकते हैं अपने बॉडी को यूज करने के लिए। वो वहां से खड़े होते हैं और कहते हैं जब तुम इस बुक को खत्म कर लोगे तब मुझसे स्पार करने के लिए आना, मैं तैयार रहूंगा। तभी वेट बोलता है सीनियर ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे, कोई जरूरी काम था क्या। सीनियर ब्रदर बोलते हैं हाँ मैं लगभग भूल चुका हूँ, हाँ याद आया सीनियर ब्रदर लो ने मुझे भेजा था। जैसे ही वो बात सुनता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सीनियर ब्रदर बताता है कि तुम्हारा जो स्पीड वेपन है वो तैयार हो चुका है, तुम्हें वहां जाके ले लेना चाहिए। वेट बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम माउंटेन घोष को देखते हैं जो कि कुछ बोल रहा होता है। उस माउंटेन घोष को चैन से बांधा गया होता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। फिर उसके बाहर से हम कुछ कैदी को देखते हैं जिन्हें कहीं पे ले जाया जा रहा होता है। पीछे जो काला कोट पहना होता है वो बंदा बोलता है जल्दी से जाओ। उन सबको एक बंदा देख रहा होता है और सोच रहा होता है इसकी उम्र देखो ये मेरी बेटी की उम्र की लग रही है, ये बहुत ज्यादा खराब बात है। तभी जो काला कोट वाला बंदा होता है वो दूसरे को बोलता है ब्रदर लिन आप ये क्या कर रहे हो, लॉर्ड वू हम लोग का वेट कर रहे हैं, हम लोग को जल्दी करना चाहिए। और वे सब उसी मॉन्स्टर के पास जाते हैं। वो कहते हैं माय लॉर्ड ये जो पिल इंग्रेडिएंट है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है और 3 दिन में हम लोग यहाँ पे ले आएंगे और साथ ही साथ हम लोग इस बड़े आदमी को भी खाना खिला रहे हैं। फिर हम माउंटेन घोष को देखते हैं, दूसरा आदमी बोलता है ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा रेयर म्यूटेंट है, हम लोग को इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और साथ साथ जो पिल इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। फिर हम लोग कुछ कैदी को देख पाते हैं, उनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ज्यादा ही खराब होता है, वो बहुत ज्यादा डरे होते हैं और उन्हें अच्छे से खाना भी नहीं दिया जाता है। फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि खास रहा होता है। वो बोलता है यंग लॉर्ड और भाई लोग यहीं पे आप लोग मुझे बताओ ये बंदा कौन हो सकता है, एक वाइल्ड गेस मारो। मैंने जो गेस मारा था लेटर वो गलत हो गया था, आप भी लोग एक गेस मारो कौन है ये बंदा। हालांकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन बंदा है ये, लेकिन तब भी आपको एक बार गेस मारना चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं देखता हूँ किसका गेस सही है।
फिर हमें स्पिरिट वेपन के बारे में बताया जाता है। जो स्पिरिट वेपन होता है उसमें एक स्पिरिट होता है और जहाँ पर भी एक स्पिरिट होता है वहाँ पे नेचर अपने आप ही आ जाता है। जिस स्पिरिट वेपन में गुस्सा बहुत ज्यादा ही होता है उसमें एक्सप्लोसिव आर्म वेल्ड करता है, और जो स्पिरिट वेपन जेंटल होता है वो वेल्ड करता है सूथिंग आर्म्स, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी बात होती है। फिर हम देखते हैं सीनियर ब्रदर को, जो कि वही स्पिरिट वेपन को बना रहे होते हैं। उनके चेहरे से पसीने छूट रहे होते हैं और वो बताते हैं कि जो पहला स्टेज होता है स्पिरिट वेपन को बनाने के लिए वो है तुम्हें टंगस्टन स्टील को बहुत ज्यादा सॉफ्ट करना है और उसके एसेंस को बहुत ज्यादा रिफाइन करना है। उसके बाद तुम उसे एनहांस कर सकते हो। जो सेकेंड स्टेज है वो होता है जो लेटेंट एनर्जी है उसे तुम्हें एक्टिवेट करना है, और जो फेदर का कोर होता है उसके सभी एनर्जी को ऑब्जर्व करने देना है टंगस्टन स्टील के द्वारा। हम देखते हैं जो फेदर की एनर्जी होती है वो पूरी एनर्जी टंगस्टन स्टील ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी सीनियर ब्रदर किसी चीज को फेंकते हैं आग में और बताते हैं कि यह एक शैडो बैट हाइड है जो कि दोनों चीज को मिलाती है, जो कि है इल्यूजन और एग्जिस्टेंस, वो दोनों चीज के बीच में ही रहती है। और ये स्पिरिट वेपन हमेशा ही काम करेगा, इसके लिए बहुत ज्यादा मददगार है। सीनियर ब्रदर पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं जूनियर ब्रदर जल्दी से अभी इधर आओ। वेट करता है हाँ मैं आ गया, और वो आगे बताते कि एक स्पिरिट वेपन हमेशा ही बना होता है खून से, जो कि उसका वेल्डर होता है। अगर उसका वेल्डर उसका ब्लड नहीं देगा तब तक जो स्पिरिट वेपन होता है उसे पता नहीं चलता है कि उसका वेल्डर कौन है, यानी कि कौन उसे पकड़ेगा। वेट अपने हाथ पे एक निशान बनाता है और ब्लड को निकालता है। वो अपने ब्लड को उस वेपन पे डालना स्टार्ट कर देता है। वो जैसे ही अपने ब्लड को उस वेपन पे डालता है वैसे वहाँ पे कुछ रिएक्शन होना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं कि वो जो आग होती है वो एक बर्ड का रूप ले लेती है। सीनियर ब्रदर जैसे ही उस चीज को देखते हैं वैसे ही वो उस स्पेयर को उठाते हैं और उसकी तरफ फेंक देते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। वो सोच रहे होते हैं ये जो स्पिरिट है इस वेपन को क्यों रिजेक्ट कर रही है, इसने तो ब्लड भी ले लिया है ना। वो उस वेपन को दोबारा से पीछे लाते हैं और सोच रहे होते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दोबारा से ट्राई करते हैं और इस बार वो सफल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर ये जो वेपन है वो पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वेट आगे बढ़ता है और सोच रहा होता है तो ये मेरा वेपन है, मेरा स्पिरिट वेपन, ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही भारी है, लगभग 54 kg का है ये। वो उस वेपन को उठाता है और यूज करना स्टार्ट कर देता है। वो सोच रहा होता है मैं बॉन्ड को महसूस कर सकता हूँ जो मैं स्पेयर के साथ कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है हम लोग सांस ले रहे हैं और साथ ही साथ सेम ब्लड को शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया बात है। तभी सीनियर ब्रदर बोलते हैं हमारे कोर्टयार्ड में एक जगह है जहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे सब बहुत सारी लकड़ी की चीजें हैं जिसे तुम तोड़ सकते हो। वेट कोर्टयार्ड में प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो अपने वेपन के साथ बहुत ज्यादा ही मिल गया होता है। उस टेक्निक को देखकर जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा जो फॉर्म है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है जूनियर ब्रदर, तुमने अभी तक अपने स्पेयर का नाम नहीं रखा है, तुम इसे स्पेयर का नाम क्या रखोगे। वेट कहता है आज से मैं इसे फूबो कहूंगा। तभी पीछे से एक आवाज आता है और कहता है ऐसा लग रहा है तुम्हारा वेपन कंप्लीट हो चुका है। वेट पीछे की ओर देखा और कहता है सीनियर ब्रदर हूँ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके साथ सीनियर ब्रदर जू भी है। हम देखते हैं जो ग्रीन बाल का बंदा होता है उसका नाम जू जी सुहाई होता है। वेट कहता है सीनियर ब्रदर जू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको कोई काम है क्या। सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं हाँ इसे पहले बोलने दो, इसे मास्टर ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है, ये अभी क्या करके आया है। सीनियर ब्रदर जू हंसते हैं और बोलते हैं हाँ जो ओबरा हाउस है वो इंटर कलर करने के लिए बहुत ज्यादा ही बढ़िया जगह है। तभी जो सीनियर ब्रदर लू होते हैं वो बोलते हैं ठीक है लिटिल फोर्ट जल्दी से बताओ तुम्हें कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। ग्रीन बाल वाला बंदा बोलता है हाँ मुझे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है और खास करके मुझे ये भी पता चल चुका है जो घोस्ट मर्डर का हाइड आउट है वो कहाँ पे है। वो बताता है कि जब मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था फिर हम उस सीन को देखते हैं, वहाँ के आसपास बहुत ज्यादा ही औरतें होती है और जो सीनियर ब्रदर जू होते हैं वो दारू पी रहे होते हैं। उनके बगल में से 3 बंदे जा रहे होते हैं। सीनियर ब्रदर जू की नजर उन पे पड़ती है और सोच रहे होते हैं सही में मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है ये जो बंदे हैं वो दिन की रोशनी में काला कोट पहन रहे हैं, सभी को इस पर शक हो जाएगा कितने मूर्ख आदमी है। फिर हम देखते हैं एक लेडी उनके पास आती है और कहती है यंग मास्टर जू क्या आप मेरे साथ पीना पसंद करेंगे। दूसरी लेडी बोलती है मैं भी आपके साथ पीऊंगी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं हालांकि मैंने वहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर किया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि उनका हाइड आउट कहाँ पे है, वो फॉरवर्ड टेम्पल के बगल में है और मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है इसी के साथ। हम देखते हैं कि जो सीनियर ब्रदर जू है उनके गाल पे लिपस्टिक का निशान होता है अभी भी। सीनियर ब्रदर लू बोलते हैं क्या फॉरवर्ड टेम्पल के बगल में, ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग को मास्टर के प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। ग्रीन वाला बंदा बोलता है अभी का जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर हम लोग डायरेक्ट हमला कर दिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, हम लोग को यही करना चाहिए। सीनियर ब्रदर हु को बोलते हैं कि ठीक है कल हम लोग अटैक करेंगे और हाइड आउट पे जाएंगे, ये सबसे ज्यादा अच्छा बात होगा। सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं ठीक है सीनियर ब्रदर हम लोग समझ चुके हैं। तभी जो ग्रीन बाल वाला बंदा होता है वो वेट के पास जाता है और कहता है लिटिल लायन क्या तुम भी हम लोग के साथ आ रहे हो। वेट कहता है क्या मैं भी। वो बंदा बोलता है हाँ अब ये समय आ चुका है जब तुम अपने हाथों को खून से रंग दो, तुम हमेशा इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो, कभी ना कभी तुम्हें ये करना ही होगा और खास करके मास्टर ने बहुत ज्यादा ही दुश्मन बनाया है तो तुम ये अवॉइड नहीं कर सकते हो, समझ गए। तभी अचानक से सीनियर ब्रदर लो उसके पीछे आते हैं और उसके सर पे हाथ मारते हैं। वो कहते हैं कि वेट तुम इसकी बातों को नहीं सुनो, क्या ऐसे ही बकवास करते रहता है, लेकिन तुमने कुछ सोचा है क्या तुम हम लोग के साथ आओगे या नहीं। वेट कहता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, मैं पक्का ही आप लोगों के साथ आऊंगा। फिर हम दोबारा से उसे माउंटेन घोष को देखते हैं, वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी जो काला कोट वाला बंदा होता है वो बोलता है स्टुअर्ट जैंग इस रास्ते। वो बोलता है स्टुअर्ट जैंग यहाँ पे देखिए हम लोग का जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मैं अच्छे से इसे खाना खिला रहा हूँ। स्टुअर्ट जैंग बोलता है ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे और मेरे बेटे को डिस्टर्ब मत करना। वो बंदा बोलता है ठीक है स्टुअर्ट जैंग आप अपना समय ले सकते हैं। जो स्टुअर्ट जैंग होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और कहता है मेरे प्यारे बेटे तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, अगर तुम यहाँ पे नहीं होते तो मैं भी यहाँ पे नहीं हो पाता था, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। वो से गाल को सहरा रहा होता है और कहता है तुम्हारे मदद के बिना तुम्हारा जो फादर है
है वो इमोर्टल कैसे बन सकते थे। यह कहते हुए जो स्टुअर्ट जैंग होता है वो बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल दे रहा होता है। लिटरली समझ सकते हो भाई लोग, इसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है अपने आप को इमोर्टल बनाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरवर्ड टेम्पल के बगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि कुछ कैदी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होता है और उनके दोनों ओर काले कोट पहने हुए दो बंदे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है इस बैच का जो इलेक्शन मटेरियल है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, और उसकी नजर एक लड़की पे होती है। दूसरा बंदा बोलता है तुम दोबारा से ऐसी फालतू बातें कर रहे हो, तुम्हें अपने बातों को अपने मुंह में ही रखना चाहिए, समझ गए। वो बंदा हंसता है और कहता है बॉस बस 1 मिनट के लिए, मैं उससे ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसका बॉस बोलता है ठीक है जल्दी करना, और हम लोग को बॉस के प्लान के बीच में नहीं आना है, समझ गए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। ये सब चीज को वेड और उसके सीनियर ब्रदर देख रहे होते हैं। वेड कहता है ऐसा लग रहा है जो सीनियर ब्रदर जू है उन्होंने यही जगह के बारे में बोला है। सबसे अच्छी बात यह है कि मास्टर ने हम लोग के लिए ब्लैक हैंग छोड़ दिया है, बिना इसके हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तभी वो जो कुत्ता होता है वो भौंकना स्टार्ट करता है, लेकिन जो सीनियर ब्रदर लू होते हैं वो उसे रोक देते हैं और कहते हैं शांत रहने के लिए। वो कुत्ता शांत हो जाता है। वेड पूछता है हाँ सीनियर ब्रदर जू कहाँ पे चले गए हैं, हम लोग को नहीं दिख रहे हैं। सीनियर ब्रदर लू कहते हैं लिटिल फोर्ट में पता चल जाएगा वो कहाँ पे है। तभी हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर जू अपने तीर का यूज करते हैं और एक बंदे पे अटैक करते हैं। वो वही बंदा होता है जो कि लड़की को परेशान कर रहा होता है। बोलता है बॉस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो तीर उस पर लग जाता है और वो बंदा दीवार पे जाकर लगता है, जिससे वो जो दीवार होती है वो टूट जाती है। और जो बाकी का बंदा होता है वो बोलता है हम लोग पे अटैक कर दिया गया है, जल्दी से सब लोग साथ आ जाओ। फिर हम सीनियर ब्रदर हु को देखते हैं जो कि बोलते हैं यही जू का सिग्नल है, हम लोग को अब अटैक करना चाहिए। सीनियर ब्रदर लू बोलते हैं हाँ चलो, और वो बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो तेजी में वो जो दरवाजा होता है उसे तोड़ देते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं फॉरवर्ड टेम्पल के। और उनके बॉडी से ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहे होते हैं। उनके सामने बहुत सारे ब्लैक कोट पहने हुए बंदे होते हैं, लेकिन वो थोड़ा भी डरते नहीं है। पीछे से वेड उन्हें देख रहा होता है और कहता है कि इनकी ताकत, अब मुझे पता चला जो हॉर्स लैंड वॉरियर है उनकी ताकत कितनी होती है। उन्होंने पूरे दरवाजे को ही तोड़ दिया, वो भी इतना ज्यादा। सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं जूनियर ब्रदर तुम्हें यहीं पे नहीं रुकना है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, समझिए। वेट कर रहा है ठीक है। फिर हम सीनियर ब्रदर लोग के फाइट को देख पाते हैं। वो एक पंच में ही एक एक बंदे को खत्म कर रहे होते हैं। तभी अचानक से दो बंदा उनके पीछे आ जाता है। सीनियर ब्रदर लोग उन्हें नहीं मार सकते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे होता है। साथ ही साथ वे सब अपने वेपन को बहुत ज्यादा पास लिया होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो सीनियर ब्रदर जो होते हैं वो तीर से उन सबको खत्म कर देते हैं। यह देखकर और वो स्माइल देते हैं। फिर हम वेड का और सीनियर ब्रदर हु का फाइट को देख पाते हैं। उन सभी फाइट बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है। सभी लोग वेड को घेर लेते हैं और कहते हैं कि ये बंदा स्पेयर को यूज कर रहा है, यानी कि ये बहुत ज्यादा कमजोर होगा। और साथ ही साथ स्पेयर पास में बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो हम लोग इसको घेर के मार सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात होगा। अगर इन सब का नंबर कम हो गया तो हम लोग जीत भी सकते हैं। हालांकि इन सब का नंबर पहले से ही कम है। हम देखते हैं कि वे सब अपने बात को खत्म भी नहीं करते, उतने भी वेड उन सबको खत्म कर देता है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में। वो एक अटैक को यूज करता है जिससे जो 3 आदमी होते हैं उन सबकी गर्दन कट जाती है। सीनियर ब्रदर लू बोलते हैं जूनियर ब्रदर ब्लैक फैंग को लो और जल्दी से हॉस्टेज को ढूंढो, यहीं के आसपास बहुत सारे कैदी होंगे, समझ गए। वेट करता है ठीक है हम लोग समझ गए। फिर हम लोग अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं। जितने भी ब्लैक आउट के बंदे होते हैं वो सब अंदर की ओर भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम लोग पे अटैक कर दिया गया है, सभी लोग को ट्रांसपोर्ट कर दो जल्दी से। तभी जो लिन होता है वो बोलता है ये आखिरकार खत्म हो गया है, अब हम लोग को और नहीं सहना होगा, हम लोग ने बहुत ज्यादा बुरा काम किया है। दूसरा बंदा बोलता है ब्रदर लिंग हम लोग यहाँ से भागना चाहिए जल्दी से। जो ब्रदर लिंग होते हैं वो बोलते हैं पूरा टेम्पल वो सब मारे गए, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं उस औरत को नहीं चाहने देता तो ये होता ही नहीं। साथ साथ वहाँ पे एक बच्चा भी था, वो बच्चा मेरी बेटी के एज का ही था, मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ, मैं अब ये नहीं कर सकता हूँ, हम लोग यहाँ पे दोषी है और दोषी को मरना ही होता है। वो बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। दूसरा बंदा बोलता है ब्रदर लिंग तुम ये क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे पे अटैक हो जाता है और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। और जो ब्रदर लिंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं ये सब जहाओ होंग यान की गलती है और साथ साथ स्टुअर्ट जहैंग की गलती है। जो बंदा उसे मारा होता है वो कहता है जहैंग जियांग यहीं पे है और साथ साथ मुझे अपने परिवार को भी बचाना होगा। हम देखते हैं कि वो स्टुअर्ट होता है, वो बोलता है कि सिर्फ 4 ही डिसाइपल आए हुए हैं उसके और तुम लोग यहीं से डर गए, ये कैसे हो सकता है, तुम्हें अटैक करना चाहिए, समझ गए। जितने भी माउंटेन घोस्ट है उन सबको रिलीज कर दो और फैला दो। ऐसा लग रहा है वो चारों मारे जाएंगे, समझ गए। जो सामने बंदे होते हैं वो बोलते हैं ठीक है सर हम लोग समझ गए। और जो स्टुअर्ट जहैंग होता है वो सोच रहा होता है ये सब जहां होंग का सेटअप होगा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। ऐसा लग रहा है उसने मुझे फंसाने के लिए सब किया है, लेकिन तब भी मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और वो ये कहते हुए माउंटेन घोस्ट के बारे में याद कर रहा होता है जो कि उसका बेटा होता है। वो सोचता है कि मेरे पास अभी भी चांस, मैं अगर सीक्रेट रन से भाग गया तो मैं पूरे टेबल को बदल दूंगा और मैं यहाँ पे जीत जाऊंगा। फिर हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। फाइट करते करते सुबह हो जाती है। जो सीनियर ब्रदर जू होते हैं वो बोलते हैं तुम जैसों के लिए कोई भी दया नहीं है, तुम लोग को मरना ही चाहिए, वो भी तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। तभी सीनियर ब्रदर वो होते हैं वो कहते हैं कि जूनियर ब्रदर कहाँ पे है। सीनियर ब्रदर लोग जवाब देते हैं कि ऐसा लग रहा है वो हॉस्टल को देखने गया होगा, इस माउंटेन पे बहुत सारे हॉस्टल्स है और हमें पता भी नहीं है वे सब कहाँ पे है। साथ साथ यहाँ पे कुछ टनल भी हो सकते हैं जिससे वे सब चुपचाप भाग भी सकते हैं, हमें उसका भी ख्याल रखना होगा। ये सुन के जो सीनियर ब्रदर लो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी समय को देखा जाए तो उसे यहाँ पे आ जाना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा ही देर हो चुका है। सीनियर ब्रदर लू वेट के बारे में चिंता कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है क्योंकि इस हवा में ब्लड का भी स्मेल है और जब भी ब्लड का स्मेल आता है यानी कि माउंटेन घोस्ट यहीं कहीं हो सकते हैं, उसे बच के रहना होगा। फिर हम सामने के माहौल को देखते हैं, वहाँ पे पूरा खून ही खून हुआ रहता है। फिर हम लोग वेट को देखते हैं जो कि फॉरेस्ट में टहल रहा होता है
वो सोच रहा होता है कि ये जगह बहुत ज़्यादा ही अजीब है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर हाइड आउट भी हो सकता है। मुझे गौर से सब कुछ को देखना होगा। फिर उसकी नज़र एक दरवाजे पे जाती है। वो कहता है, ये क्या है? क्या ये एक हिडन टनल है? वो ब्लैक फैंग की ओर देखता है और सोच रहा होता है कि ये अभी तक कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है अंदर कोई आदमी होगा। वो उस दरवाजे पे हाथ रखता है। वो जैसे ही उस दरवाजे पे हाथ रखता है, वह दरवाजा खुल जाता है। वेड अंदर आता है और वो जैसे ही अंदर आता है, वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वेड थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये सब हो क्या रहा है। फिर वह सामने की ओर देखता है। सामने पूरा ही अंधेरा होता है। धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता है। तभी सिस्टम अपेयर होता है और बताता है कि तुम्हें एक न्यू क्वेस्ट दिया जा रहा है, जो कि है डीमन हंट। फिर हमें उसके क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है। तुम्हें यहाँ पे जितने भी डीमन है उन सबको खत्म करना होगा। इससे तुम्हें 10% एक्स्ट्रा डैमेज मिलेगा वाटर टाइप बिस्ट के सामने। वेड उस सिस्टम को देख रहा होता है और कहता है, क्या रिवर सॉवरेन लॉर्ड, माउंटेन स्वेप डेमन हंट, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है ये सिस्टम का कोई क्वेस्ट है। मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी हम ब्लैक फैंग को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही गुर्रा रहा होता है। उसे कुछ महसूस हो रहा था। ब्लैक फैंग सामने की ओर देखता है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन घोस्ट है। धीरे धीरे करके सभी माउंटेन घोस्ट वेड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वेड उन्हें देखता है और कहता है, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन घोस्ट है। ऐसा लग रहा है ये सब माइनर है, लेकिन तभी भी मुझे इनसे लड़ने में बहुत ज्यादा ही परेशानी होने वाली है। वे अपने स्पेयर को जमीन पर पटकता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है जब तक मैं तुम लोग को हरा न दूं तब तक मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ। तो अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे तुमसे फाइट करनी ही होगी बिना कोई हेजिटेशन के। चलो शुरुआत करते हैं। और हम देखते हैं वेड अब फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सामने से जितने भी माउंटेन घोस्ट होते हैं वो आगे बढ़ते हैं वेड पे अटैक करने के लिए। वेड भी दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है और कहता है कि जेड का शुक्रिया, जो मेरी बॉडी बहुत ज्यादा रिफाइन हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो चुका हूँ। मेरे जितने भी स्किल्स है वो सब बहुत ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं। और जिन्हें नहीं पता है एमसी किस जेड की बात कर रहा है, तो मैं बता दूं वो एक चेस्ट है जिससे एमसी को पावर मिली है। ये तो हमें भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया, लेकिन यही बात है। और हम देखते हैं वेड एक में ही उस माउंटेन घोस्ट को खत्म कर देता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे भी चेक करना है मैं कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। सिस्टम बताता है कि तुमने एक डेमन को खत्म कर दिया है, तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ना है। वेड अपने स्पेयर को पकड़ता है और कहता है, मेरे पास होल्ड बैक करने का कोई भी समय नहीं है, मुझे जल्दी से फाइट करना होगा। और वो अपने स्पेयर को सामने की ओर फेंकता है, जिससे दूसरा डेमन भी खत्म हो जाता है। सिस्टम उसे उसका भी नोटिफिकेशन देता है। वेड जल्दी से आगे बढ़ता है और एक और डेमन को पैरों से खत्म कर देता है। और ऐसे ही करते करते वो बहुत सारे डेमन को खत्म किए जा रहा होता है। सिस्टम उसे नोटिफाई कर रहा होता है। फिर हम वेड को देखते हैं जिसके चेहरे पे और कपड़े पे ब्लड लगा होता है। वो अभी भी नहीं रुकता है। वो अपने स्पेयर को दोबारा से पकड़ता है और कहता है, अब राउंड 2 की बारी है, चलो देखते हैं इस बार मैं कितने मॉन्स्टर को खत्म करता हूँ। वो जैसे ही ये कहता है वैसे ही जितने भी माउंटेन घोस्ट बचे होते हैं वो सब एक साथ ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वेट भी तैयार होता है और वो अपने एक स्पेयर को फेंकता है, जिससे एक माउंटेन घोस्ट दूर जाके गिरता है। फिर वो पीछे की ओर जोर से भागना स्टार्ट करता है, जिससे उसे थोड़ा सा टाइम मिल सके। वो जैसे ही पीछे भाग रहा है वैसे ही पीछे से भी 2 माउंटेन घोस्ट निकलते हैं। वेट अपने स्पेयर को पकड़ता है और उन्हें एक बार में ही खत्म कर देता है। सिस्टम बता रहा है कि तुमने अभी तक 31 माउंटेन घोस्ट को खत्म कर दिया है। फिर वेट कहता है, ऐसा लग रहा है सभी खत्म हो चुके हैं। तभी अचानक से पीछे कोई आता है और कहता है, थैंक यू, सही में तुम ही हो यहाँ पे। वेट उसकी बातों को सुनता है और सोच रहा होता है यहाँ पे कोई और है। हम देखते हैं वो स्टुअर्ट जहैंग होता है। वो हंसता है और कहता है, किसने सोचा होगा एक अनाथ जो मछली बेचता था वो यहाँ तक आ जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो एक परफेक्ट टाइमिंग है, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बंदा होता है। वही कहता है कि देखो तुम्हारा जो बेटा है उसका एक डिसाइपल आया हुआ है तुम्हें बचाने के लिए। वेड उस बूढ़े की ओर देखता है और कहता है, क्या ये तो इंस्ट्रक्टर लू के फादर है। ये देख के वेड बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, जिहांग मेरे सीनियर ब्रदर्स यहीं पे है, आज तुम खत्म होने वाले हो, चुपचाप उन्हें छोड़ दो। यह बात सुन के जो स्टुअर्ट जहांग होता है वो हंसता है और कहता है, क्या मैं यहाँ पे खत्म होने वाला हूँ, ये कैसी मजाक की बात है। वो अपने शब्दों को खत्म ही कर पाता उतने में पीछे से एक और माउंटेन घोस्ट आता है, जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और वो दीवार को तोड़ के आया होता है। हम लोग इसे साइज से कंपेयर कर सकते हैं वेड से। वेड उसके सामने बहुत ज्यादा ही छोटा लग रहा होता है। वेड कहता है, ये क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो जो माउंटेन घोस्ट है वो बोलता है, चलो देखते हैं कौन किसे खत्म करता है आज। दूसरी तरफ जो सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो वेड को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जो सीनियर ब्रदर जो होते हैं वो बोलते हैं, सीनियर ब्रदर हम लोग अभी लिटिल नाइन के लिए बहुत ज्यादा चिंतित है, हमें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं, हाँ ये जो माउंटेन है यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन घोस्ट है, लेकिन तब भी वो सब बहुत ज्यादा ही कमजोर है। और जो लिटिल नाइन है वो भी स्किन बैरियर पे है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। उन सब की बात को सुनकर जो सीनियर ब्रदर लोग होते हैं वो बताता है कि मुझे लिटिल नाइन की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि यहाँ पे ग्रेटर माउंटेन घोस्ट भी हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अगर कंपेयर किया जाए तो वो सब हॉर्स रन पे है और उनकी ताकत बहुत ज्यादा ही है। फिर हम वेड को देखते हैं जिसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ तब से सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन मैं अब भी फेस कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। इसके हाथ को देखो, ये बहुत ज्यादा ही मोटा है और ये एकदम चिंपांजी की तरह है। मैं इसका सामना भी नहीं कर सकता हूँ। इसकी जो ताकत है वो मेरे से बहुत ज्यादा ही अलग है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि इसका जो ताकत है वो हर शरण के बंदे के बराबर है। लेकिन क्या मैं अभी सरेंडर करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। मैं यहाँ तक कभी पहुंचा हूँ लड़कर, मैं कभी भी किसी से हारता नहीं हूँ। मैं दोबारा से ट्राई करूंगा, मैं गिव अप कभी भी नहीं कर सकता हूँ। और यह कहते हुए वो अपने स्पेयर को पकड़ लेता है।
वो बताता है कि जो डेंजर है वो लाइफ का एक पार्ट है और मुझे उसका सामना करना होगा। ये कहते हुए वो सामने की ओर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो माउंटेन घोस्ट होता है वो भी वेट पे अटैक करने के लिए रेडी रहता है। एमसी बताता है कि जो मेरा पिछला लाइफ था वो बहुत ज्यादा ही बुरा था, उस समय भी मैंने हार नहीं मानी थी, तो मैं अभी इसके सामने नहीं हार मानूंगा। हम देखते हैं वो अपने स्पेयर को सामने लाता है, तभी जो माउंटेन घोस्ट होता है वो एमसी पे अटैक कर देता है। एमसी उस अटैक को डॉज करता है और जो माउंटेन घोस्ट होता है वो बार बार एमसी पे अटैक किया जा रहा होता है। एमसी हर अटैक को डॉज कर रहा होता है। अचानक से जो माउंटेन घोस्ट होता है वो एक जोरदार पंच मारता है। एमसी उसे स्पेयर से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो असर होता है वो उसके बॉडी पे पड़ जाता है। उसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, इस कारण वो पीछे की ओर आता है। लेकिन माउंटेन घोस्ट वहीं पे नहीं रुकता है, वो अपनी स्पीड का यूज करता है और एमसी से कीप अप करता है। वो जल्दी से वेट के पास आता है और एक जोरदार पंच उसमें मारता है। एमसी जंप करके उस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन हम देख पाते हैं उस अटैक का पावर बहुत ज्यादा ही होता है। पीछे से जो जहांग होता है वो सब कुछ को देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है, यह कमीना, ये बच्चा मार्शल आर्ट सिर्फ आधे साल तक किया था, लेकिन ये इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे आज मरना ही होगा। अगर ये बहुत ज्यादा ही ट्रेनिंग कर लेगा तो ये मेरे रास्ते का कांटा बन सकता है। फिर हम फाइट करते हैं, दोनों आमने सामने होते हैं और एक आखिरी अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। पीछे से जहांग बोलता है, मेरे बेटे तुम आज इसे मार दो, अगर ये जिंदा रहा तो मुझे बहुत ज्यादा ही परेशानी हो सकती है, समझ गए। वेड अपने स्पेयर को सामने रखता है और उस पर एक अटैक करता है। हम देखते हैं वेड का अटैक उस पर लैंड कर जाता है और उसके हाथ पे एक बहुत बड़ा हमला होता है। दूसरी तरफ जो माउंटेन घोस्ट होता है वो भी अपने अटैक को नहीं चूकता है। वह वेड पे एक जोरदार अटैक करता है जिससे वेड पीछे जाके गिरता है और वो खास रहा होता है। यह देखकर जो स्टुअर्ट जहांग होता है वो हंसना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम क्या सोच रहे थे कि तुम जीत जाओगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तुम एक मछुआरे हो और तुम्हारी वही औकात है, समझ गए। फिर हम वेड को देखते हैं जो कि उठने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोचता है कि नहीं, हम दोनों के बीच का जो पावर गैप है वो बहुत ज्यादा ही है, मैं इसे आराम से नहीं हरा सकता हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। तभी सिस्टम अपेयर होता है और बताता है कि जो डेमन हंट का टाइम था वो खत्म हो चुका है और तुम्हारे रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा रहा है। वेड उसे देखता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। सिस्टम बताता है कि तुमने 32 डेमन को खत्म किया है, इस कारण तुम्हें रिवॉर्ड मिला जा रहा है, तुम्हें फेवर ऑफ रिवर मिला है और साथ ही साथ तुम्हारा जो फ्यूजन है वो भी बढ़ चुका है। क्या तुम फ्यूज करना चाहोगे। वेड बोलता है, फ्यूज, ये क्या है। शायद ये मेरा लक है, लेकिन अगर सोचा जाए तो लक भी ताकत का ही एक पार्ट है। और वो बोलता है ठीक है, मैं फ्यूज करूंगा। जैसे ही वो ये बोलता है वैसे ही सारी जगह खाली हो जाती है और वेट सोच रहा होता है, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, ये क्या है। तभी उसकी आंख खुलती है। वो कहता है, मैं अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है। और हम एक ड्रैगन को देखते हैं जो कि कहता है, रिवर लॉर्ड, क्या आप सही में हम लोग का सामना करने वाले हो। वेट सोच रहा होता है, रिवर लॉर्ड कौन है ये। जो लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं, हाँ, तुम लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है, इस कारण तुम लोग को मरना ही होगा। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते हो तो मेरे सामने सरेंडर कर दो, यही तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा और इससे तुम लोग बच पाओगे, समझ गए। वेट सोचता है, ओ तो मैं अब रिवर लॉर्ड हूँ और मैं उनकी बॉडी में आ चुका हूँ, ये सब क्या हो रहा है। तभी ड्रैगन कहता है कि ठीक है, आप मुझे मार दीजिए और वो जोरों से दहाड़ता है और सामने की ओर बढ़ जाता है रिवर लॉर्ड पे अटैक करने के लिए। जो रिवर लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं ड्रैगन सेवरिंग, और वो एक टेक्निक को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। स्टुअर्ट जहांग हंस रहा होता है और कहता है, तुम्हारा जो स्किल था वो बहुत ज्यादा ही खराब था, तुम इससे किसी का सामना नहीं कर सकते हो, समझ गए। तभी वो कुछ चीज को देख के चौंक हो जाता है। वो कहता है, मैंने क्या गलती कर दी, ये बंदा अभी भी जिंदा है, ये सब कैसे हो सकता है। तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग बहुत ज्यादा ही अच्छे से जी रहे थे, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास बस अपना बेटा था, मैंने इसका यूज किया और मैं अभी यहाँ पे हूँ स्टुअर्ट के पोस्ट पे। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर वो माउंटेन घोस्ट को कहता है, इसे मार दो, इसे जिंदा नहीं होना चाहिए। उसकी बात को सुनकर जो माउंटेन घोस्ट होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने पंच को रेडी करता है। तभी हम वेड को देखते हैं जिसकी आंखों में ग्लो होता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जब मार्टिन घोष होता है वो पीछे की ओर आता है। जहां भी ये सब चीज को देख रहा होता है और कहता है, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम देखते हैं वेड खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से पीली रोशनी निकल रही होती है। वह टेक्निक को यूज करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेड पूछता है, मास्टर क्या आप मुझे बता सकते हैं जो ट्रांसेंड रेनबो ड्रेन के बंदे होते हैं वो कितने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। उसके मास्टर बोलते हैं, उन्हें किसी ने भी नहीं देखा है और साथ साथ किसी को भी नहीं पता है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे एक टाइटल के बारे में पता है जो कि उन सबसे बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, वो टाइटल है डिवाइन ड्रेन। फिर हमें वेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग दिख रहा होता है। लिटरली जैसे वो अपने स्पेयर को पकड़ा होता है हम देख पाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है। वो अपने हाथ को आगे लाता है और वो एक टेक्निक का यूज करता है जो कि है ड्रैगन सेवरिंग। वो टेक्निक बहुत ज्यादा ही ताकतवर होती है। उससे हम देख पाते हैं जो लैंड होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे पानी ही पानी फैला होता है। जो स्टुअर्ट जहांग है वही सब चीज को देख रहा होता है। वो कहता है, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और वो धीरे धीरे उस पानी के नीचे जा रहा होता है। फिर हम इंस्ट्रक्टर लोग के फादर का सीन देखते हैं जो कि बोलते हैं, ये क्या है। स्टुअर्ट जहांग डरते हुए कहता है, बेटे इसे मार दो, इसे जिंदा मत रखना, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते जा रहा है, हमें इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये सुनते ही जो माउंटेन घोस्ट होता है वो सामने की ओर बढ़ता है वेड को मारने के लिए। वेड वहाँ पे शांति से खड़ा होता है और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। वो अपने स्पेयर को घुमाता है और वो एक जोरदार स्लैश मारता है।
उस फ्लेक्स को खाने के बाद जो माउंटेन घोस्ट होता है वो वहीं पे रुक जाता है। ऐसा लग रहा है उसके शरीर में पॉइजन फैले जा रहा है। ये सब चीज स्टुअर्ट जहांग पीछे से देखता है और हंसना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने मेरे बेटे को एक रोज भी नहीं दिया है, अब तुम यहीं पे मरने वाले हो। तभी अचानक से वो चौंक जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे बेटे। हम देखते हैं कि जो माउंटेन घोस्ट होता है उसका हाथ गायब हो रहा होता है और साथ ही साथ उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैले जा रहा होता है। यह देखते हुए माउंटेन घोस्ट अपने फादर की ओर बढ़ता है। वो जोरों से चिल्लाता है। हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। वो बहुत ज्यादा ही मायूस होता है, जैसे कि वो कहना चाह रहा हो फादर मुझे नहीं मरना है। स्टुअर्ट जहांग अपने बेटे की ओर देखा है। वो कहता है मेरे बेटे तुम्हें क्या हो रहा है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फादर की ओर बढ़ता है और उसका जो पूरा बॉडी होता है वो भी गायब हो रहा होता है। वो लास्ट में बोलता है फादर, और वो वहीं पे गायब हो जाता है। वो लास्ट में अपने फादर को टच भी नहीं कर पाता है। स्टुअर्ट जहांग ये सब चीज को देख के बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो कहता है नहीं, अब मैंने अपने बेटे को भी खो दिया, अब मैं क्यों जीऊंगा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उसके अंदर पूरी तरह से निराशा भर चुकी होती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो वेड है वो धड़ाम से नीचे गिरता है और साथ ही साथ वहीं पे बेहोश हो जाता है। स्टुअर्ट जहांग की नजर उस पर जाती है। वो वेड को देखता है और गुस्से में बोलता है हाँ ये सब उसकी गलती है, मुझे उसे मार देना चाहिए। वो एक पत्थर को उठाता है। तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वो जो दीवार होता है वो टूट जाता है। स्टुअर्ट जहांग उसे देखते हुए सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे आ रहा है, मुझे यहाँ पे छुप जाना चाहिए नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर ब्रदर आ चुके होते हैं। वो कहते हैं कि यह एक हिडन चैम्बर है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। तभी उनमें से एक ही नजर वेड पे जाती है। वो बोलते हैं कि वहाँ पे देखो जूनियर ब्रदर वहाँ पे लेटा हुआ है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या है। सीनियर ब्रदर लू वेड को उठा देते हैं और जो सीनियर ब्रदर जू होते हैं बोलते हैं ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही सीरियस फाइट हुई है। ये सब चीज को स्टुअर्ट जहांग छिप के देख रहा होता है। वो सोचता है कि अब मेरे पास बस एक ही मौका बचा है, मुझे यहाँ से निकलना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। वह उनकी बातों को सुनता है जहाँ पे एक ब्रदर बोल रहे होते हैं पहले हमें जूनियर ब्रदर को यहाँ से ले जाना चाहिए और उसे कहीं अच्छी जगह पे छोड़ देना चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। जहांग इस बात को सुनता है और सोचता है हाँ यही मेरे लिए मौका है, बस एक बार वे सब चले जाए वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वे सब वहां से चले जाते हैं और जो स्टुअर्ट जहांग होता है वो एक सीक्रेट टनल से बाहर निकल रहा होता है। तभी अचानक से एक बंदा पीछे आता है। वो कहता है जहांग। जहांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो पीछे मुड़ता है। हम देखते हैं वहाँ पे लीन होता है। वो बोलता है बताओ मेरी फैमिली कहाँ पे है, मेरी बेटी मेरी पत्नी वे सब कहाँ पे है। जहांग उसे देखता है और कहता है ओह तो तुम हो लीन, और तुम्हारे टोन के साथ क्या है, तुम्हें पता भी है मैं अभी भी स्टुअर्ट हूँ, तुम अच्छे से बात करो। वो बंदा जहांग के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है चुपचाप बताओ मेरी फैमिली कहाँ पे है। जहांग बोलता है ये सब मुझसे मत पूछो, यहाँ पे बहुत ज्यादा ही केओस मच चुका था और मुझे नहीं पता वे सब कहाँ है। ऐसा लग रहा है किसी माउंटेन घोस्ट ने उसे खा लिया होगा। और ये कहते हुए वो हंस रहा होता है। उसकी बातों को सुनकर और चेहरे के रिएक्शन को देखकर जो लिन होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आता है। वो एक सेकंड में नहीं सोचता है, वो अपने चाकू को निकालता है और स्टुअर्ट जहांग के गले को काट देता है। वो कहता है कि ठीक है तुम्हें भी नर्क में जाना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा ही बुरे काम किए हैं, तुम्हें जिंदा छोड़ के कोई भी अच्छा काम नहीं होगा। वो उसे मार के उसी टनल से बाहर निकल रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक चांस होगा जहाँ पे मेरी फैमिली बची होगी, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर सीन सेफ होता है और हम लोग वेड के मन की बातों को सुनते हैं जहाँ पे वेड बोल रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी जो बॉडी है वो फटने वाली है, मैं इस दर्द को नहीं सह सकता हूँ। फिर हम लोग उसके ड्रीम में देखते हैं वहाँ पे रिवर गॉड होते हैं और वो अपने एक टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। जैसे वो एक टेक्निक को यूज करते हैं उनके सामने जो ड्रैगन होता है वो गायब होना स्टार्ट हो जाता है। फिर रिवर लॉर्ड पीछे मुड़ते हैं। जैसे वो पीछे मुड़ते हैं वैसे ही वेड की नींद खुलती है। वो हाथ से उठता है। वो कहता है क्या हुआ, मैं यहाँ पे कैसे हूँ, ये तो मास्टर का घर है ना, मैं अभी माउंटेन घोस्ट से फाइट कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो जब लड़ाई थी वो खत्म हो चुकी है और मैं उस समय बेहोश हो गया था, शायद सीनियर ब्रदर ने मुझे बचा लिया होगा। तभी उसके सामने स्क्रीन आता है जिसमें लिखा होता है कि जो तुम्हारा फ्यूजन था रिवर लॉर्ड के साथ वो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ तुम अब फर्स्ट बंदे बनने हो जो कि रियल्म ऑफ मार्शल डाउ में पहुंचे हो और तुम्हारा जो मार्शल टैलेंट है वो डबल हो चुका है। वेड उन सब चीज को देखता है और कहता है हाँ ये रिवॉर्ड मुझे मिला है क्योंकि मैंने बहुत सारे माउंटेन घोस्ट को खत्म किया है, ये मेरा एक क्वेस्ट था ना, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं जो स्पिरिट है वो सॉवरेन लॉर्ड के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। फिर वो अपने स्पिरिट के सहारे खड़ा हो रहा होता है। वो कहता है कि ओह तो मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ज्यादा ही इनहांस हो चुका है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था मेरा टैलेंट डबल हो चुका है और जो मेरा मार्शल आर्ट पर डिपेंडेंसी है वो भी अब कम हो चुका है। वो अपने स्पिरिट को देखना स्टार्ट करता है। वो कहता है अब मैं अपने बॉइलिंग पॉइंट को सेंस कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ ये अब सांस ले रहा है। वैसे ही अचानक से उसके चेस्ट में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और जैसा कि आपको पता है यह एक साइन है कि आप ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। वेड उसे देखता है और कहता है हाँ मैं महसूस कर पा रहा हूँ जो कल्टीवेशन है फ्लेश का वो अब स्टार्ट हो चुका है। मैंने बस 2 महीने ही मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया है और मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ये सब हुआ है क्योंकि मेरे पास जेट था, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। तभी हम देखते हैं कोई बंदा दरवाजे को खोलता है। वो सीनियर ब्रदर होते हैं। सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं जूनियर ब्रदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम जगते ही इतने ज्यादा इनर्जेटिक हो गए। उनके पीछे सीनियर ब्रदर जू भी होते हैं। बोलते हैं यो कैसे हो तुम। वेड उन्हें देखता है और उन्हें रिस्पेक्ट शो करते हुए ग्रेट करता है। बोलते सीनियर ब्रदर हु आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी, हम लोग यहाँ पे आए थे तुमसे कुछ बात करने के लिए। क्या तुम्हें कुछ पता है हिडन चैम्बर में क्या क्या हुआ था, तुम वहीं पे थे लास्ट बार। वेड उन्हें बताता है कि जब मैंने माउंटेन घोस्ट को खत्म किया था उसके बाद मैं बेहोश हो गया था और हाँ बहुत सारे माउंटेन घोस्ट को वो स्टुअर्ट जहांग कंट्रोल कर रहा था
और मन ही मन सोच रहा होता है, ओह तो सीनियर ब्रदर को उस ग्रेटर माउंटेन घोस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे इसके बारे में सीक्रेट रखना चाहिए, नहीं तो जेड के बारे में सबको पता चल जाएगा। वेड की बात को सुनकर जो सीनियर ब्रदर जू होते हैं बोलते हैं, ओह तो ऐसी बात है। लेकिन वहीं पर जो स्टुअर्ट जहांगीर मारा गया था, वेड इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा चौंक गया था। वो कहता है क्या वो वहीं पे मारा गया था, और सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा हम लोग के बैटल को देख रहा हो और उसको कोई ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वो जहां मैन से नहीं था तो उसने हमारी मदद क्यों नहीं की। सीनियर ब्रदर हु बोलते हैं, ठीक है अब मैं मास्टर को जा रहा हूँ रिपोर्ट करने, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए, समझ गए। और वो आगे कहते हैं कि जो हम लोग का नेक्स्ट प्लान होगा उससे हम पूरे जहां मैन को खत्म कर देंगे। तभी सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारा जो घर है वो रेनोवेट हो रहा है, क्या तुम वहाँ पे गए हो। वेड बोलता है क्या मेरा घर रेनोवेट हो रहा है। फिर हम लोग वेड के घर के सामने का सीन देखते हैं। वेड वहाँ पे पहुंच चुका होता है। वो कहता है ओह तो ये मेरा घर है, ये अब 2 कोर्टयार्ड का घर बन चुका है, ये बहुत ज्यादा ही बड़ा है और यहाँ पे सिर्फ एक बंदा रहने वाला है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इतना बड़ा घर का मैं क्या करूंगा। वेड वो वहाँ पे देखे सभी वर्कर्स बोलते हैं मास्टर लियांग यहाँ पे आ चुके हैं। फिर हम लोग वेड के घर को ऊपर से देखे हैं जो कि सही में बहुत ज्यादा ही बड़ा है। वहाँ का जो एक वर्कर होता है वो बोलता है मास्टर लियांग प्लीज आप यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग ने 2 कोर्टयार्ड का ब्लूप्रिंट बनाया है, आपको कैसा लग रहा है। वेड बोलता है अंकल फुक आप मुझे मास्टर लियांग नहीं बोलिए, आप मुझसे बहुत ज्यादा ही बड़े हैं तो आप मुझे वेड कह सकते हैं। तभी वहाँ पे विलेज चीफ आते हैं और कहते हैं तुमने हमारे टाउन को बचाया है तो सभी गाँव वालों ने ये घर बनाया तुम्हारे लिए जिससे वो तुम्हें शुक्रिया कर सके। साथ ही साथ हमने बहुत सारे पैसे को भी जमा किया है तुम्हें देने के लिए। वो एक बंदे को कहते हैं पैसे को आगे बढ़ाने के लिए। वो बंदा वेड को पैसे दे रहा होता है लेकिन वेड मना कर देता है, बोलता है विलेज चीफ इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी पैसे है वो सब इनके खाने के लिए दे दीजिए, इन्हें रियल राइस मिल मिलना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी पैसे बच जाएंगे घर बनाने के बाद वो सब इन्हें बोनस दे दीजिएगा। ये बात को सुन के जितने भी वर्कर्स होते हैं वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं क्या हमें व्हाइट राइस मिलने वाला है। और जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं इस समय में जो व्हाइट राइस है वो बहुत ज्यादा ही महंगा है, लिटरली मीट से भी ज्यादा महंगा है। ये सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं मास्टर लियांग आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, मास्टर लियांग तो बहुत ज्यादा कूल है। दूसरा बंदा बोलता है आप बहुत ज्यादा दयालु है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेड इन सब बात को सुनता है और कहता है नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और वो शर्माना स्टार्ट कर देता है। तभी वो विलेज चीफ से पूछता है ग्रैंडपा आप मुझे बता सकते हैं गांव में सब कुछ सही है। विलेज चीफ बताते हैं हाँ वेड तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से यांगडोंग मार्शल हॉर्न ने हमें 2 बाउंड्री के वॉरियर्स भेजे हैं जो कि हमारे टाउन को गार्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन जो उनका चेहरा है वो बहुत ज्यादा डरावना है, सभी गाँव वाले उनसे डर रहे हैं। वेड उनकी बात को सुन के बोलता है हाँ वो सब मार्शल आर्टिस्ट है तो ऐसी बात तो होगी। फिर वेड सभी गाँव वाले को देखना स्टार्ट करता है, बोलता है अगर यहाँ पे लॉर्ड और फादर रहते तो वो मुझ पे बहुत ज्यादा प्राउड करते था, मैं अपने जीवन को बहुत ज्यादा अच्छे से जीऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रात के सीन को देखते हैं। वेड नदी के पास आया होता है, वो कहता है कि लास्ट बार जब मेरा बोट था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, अगर मुझे नाव को चलाना है और मछलियां पकड़नी है तो मुझे नया नाव को खरीदना होगा। फिर वो अपने कदम को आगे बढ़ाता है और कहता है जब से मैंने जेड को अवेकन किया है तब से मैं इस सीन के बारे में सोच रहा हूँ, पहले तो मेरे लिए ये सपना था लेकिन बाद में ये मेरे लिए कोई भी सपना नहीं है, क्योंकि मैं अब सॉवरेन लॉर्ड का एक मूव को यूज कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। और साथ साथ मैं वाटर मैनिपुलेशन को भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं पानी की गहराइयों में भी अब वेव कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं कि वेड उसी नदी पे चलना स्टार्ट कर देता है और ये जो सीन है उस समय बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। वो बोलता है यही तो मैं चाह रहा था, ये कितना ज्यादा मस्त है। फिर हम लोग जहां में से सीन देखते हैं, हम देखते हैं कि जो लॉर्ड जहां है वो किसी के घुटनों में पड़े होते हैं, वो बोल रहे होते हैं प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोग क्या कर सकते थे, वो सब बहुत ज्यादा ताकतवर थे, हमारे घर के जितने भी ताकतवर इंसान थे वो सब वहीं पे खत्म हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो हम लोग का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड इंसान था स्टुअर्ट जहां वो भी वहीं पे मारा गया है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो यह कहते हुए रो भी रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे पास जितने भी माउंटेन घोस्ट है उन्होंने उन सब को खत्म कर दिया, एक बंदे ने लगभग 100 माउंटेन घोस्ट को खत्म किया था, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, प्लीज माफ कर दीजिएगा। इस बात को सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो अपने पैर से उसे मारता है और कहता है ओ तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बस तुम यहाँ पे रो सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो ना। वो आई कहता है कि हम लोग अपने फर को तोड़ने ही वाले थे लेकिन ये क्या हो गया, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, हमारे घर के जितने भी ताकतवर इंसान थे वो सब एक्सपोज हो चुके हैं और बाकी के जितने भी ताकतवर इंसान हैं वो सब यहाँ से भाग गए हैं, कम से कम हमारे पास कुछ फील्ड मटेरियल्स तो है, हम लोग अभी के लिए वही कर सकते हैं। फिर वो वहां से जाते हुए बोलता है लौट जाओ, कल सुबह तक मुझे एक नाव चाहिए, जल्दी से उसका व्यवस्था करना, हम लोग को कल जल्दी से लौटना होगा, समझ गए। जो लौट जाओ होता है वो पसीने में होता है, बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल तक हम लोग नाव का व्यवस्था कर देंगे आपके लिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लौट जाओ होते हैं वो उसे जाते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो बंदा चला जाता है वैसे जो लौट जाओ का बेटा होता है बोलता है फादर लौट जाओ, उसके बाद वो सुन के कहता है तुम्हें पता है ये जो पेड़ है उसे मैंने 5 साल पहले रोपा था लेकिन इसमें से आज तक एक भी फल नहीं आया है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैंने इस पेड़ को अभी तक क्यों रखा हुआ है जबकि इसमें से एक फल भी नहीं आया हुआ है। उसका बेटा बोलता है नहीं पता मुझे। ये लौट जाओ है वो आगे बताता है क्योंकि बिना फल के भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे बर्ड्स साथ साथ बीस्ट भी रोजाना यहाँ पे आते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो जहंग जियांग है, लिन ग्यूयोंग है और यंग मास्टर लू है, वो सब वही बर्ड और बीस्ट है जिसे कभी ना कभी हम लोग को खाना ही है। ये बात सुनकर जो उनका बेटा होता है वो चौंक जाता है, बोलते क्या स्टुअर्ट जहांग भी, लेकिन जो स्टुअर्ट जहांग है वो हमारे परिवार के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थे। लौट जाओ उसकी बातों को सुनकर कहता है जो पेड़ है वो एक न एक दिन सड़ेगा ही और हम लोग एक जड़ पे हमेशा विश्वास नहीं कर सकते हैं, हम लोग को अपना जड़ बदलना चाहिए। जो घोस्ट मदर कल्ट है वो भी अब सड़ चुका है और गिरने वाला है, समझ गए। वो अपने बेटे को एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं जल्दी से इस बॉक्स को लियांग को दे देना।
आज रात को हम लोग हुआंग जाओ के लिए एक नाव का व्यवस्था करेंगे और हम लोग देखेंगे हुआंग जाओ कैसे इस सब चीज से निपटता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग मार्शल आर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे सभी लोग लियांग के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है और कहीं पर हम लोग बात सुन रहे होते हैं जहाँ पे एक बंदा बोलता है मैंने सुना है इसने लगभग पहाड़ माउंटेन घोस्ट को खत्म किया है, वो भी अकेले। दूसरा बंदा बोलता है क्या माउंटेन घोस्ट? माउंटेन घोस्ट तो इंसानों को खाते हैं ना, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं उनमें से एक को भी नहीं खत्म कर सका हूँ। तभी तीसरा बंदा बोलता है क्या तुम बोल रहे हो, इसने 12 नहीं लगभग 100 माउंटेन घोस्ट को खत्म किया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सका है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वेड इन सब बातों को सुन रहा होता है और सोचता है कि ये सब जितने भी रूमर्स है वो सब सीने बदर जू ने स्टार्ट किया है, मुझे अब यकीन नहीं हो रहा है, अब मैं पक चुका हूँ इस सब बातों से। तभी उसकी नजर किसी चीज पे जाती है और वो चौंक जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे सीनियर ब्रदर्स होते हैं, वो सब किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और उनका चेहरा बहुत ज्यादा टेंस होता है। वेड उनकी तरफ बढ़ता है, तभी जो सीनियर ब्रदर हुए उनकी नजर वेड पे पड़ जाती है। वो बोलते हैं लिटिल लाइन जल्दी यहाँ पे आओ, तुम्हारे लिए जहाँ मैंने से कुछ आया हुआ है। वेड उनकी बातों को सुनता है और कहता है क्या जहाँ मैंने से वहाँ से मेरे लिए क्या आया है। तभी जो सीनियर ब्रदर होते हैं वो उस बॉक्स को खोल देते हैं और कहते हैं यहाँ पे कुछ लैंड के पेपर्स है और साथ ही साथ बहुत सारे लेटर्स भी है। एक सीनियर ब्रदर एक लेटर को पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये जितने भी 100 के पेपर्स है वो सब 2300 टेल्स ऑफ सिल्वर के है और इसे वेन में बताया जाए तो ये 4.6 मिलियन है। ये मेरी तरफ से माफी के तौर पे है, प्लीज इसे रख लेना और बाकी के जितने भी गिफ्ट है वो सब आपस में बांट लेना जब तक हम लोग दोबारा नहीं मिलते हैं। जो सीनियर ब्रदर इस पेपर को पढ़ रहे होते हैं वो बोलते हैं लॉर्ड जाओ एक नॉर्मल आदमी नहीं था और इसमें साफ साफ घोस्ट मर्डर कल्ट के बारे में लिखा हुआ है कि वो सब कहाँ से निकलेंगे, किस टाइम पे निकलेंगे और साथ ही साथ उनके कॉन्टेक्ट्स के बारे में भी। इस बात को सुनकर जो सीनियर ब्रदर हुए वो बोलते हैं ऐसा लग रहा है वो सब पहले से एक्सपोज हो चुके हैं, इस कारण हमें सब कुछ बता रहे हैं। सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं हाँ ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है वो सब कोई ना कोई प्लान बना रहे हैं। तभी जो सीनियर ब्रदर लू होते हैं वो बोलते हैं ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ मास्टर के पास उन्हें रिपोर्ट करने के लिए और साथ ही साथ मैं उनसे नेक्स्ट स्टेप भी पूछ लूंगा, हम लोग इस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मौका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग 1 महीने पहले का सीन देखे हैं। हम देखते हैं कि एक बंदा पूछता है ओल्ड ल्यू तुम दोबारा अपनी पत्नी को खाना देने के लिए जा रहे हो? जो ओल्ड ल्यू होता है बोलता है हाँ मैं उसे भूखा नहीं देख सकता हूँ, वो हमेशा ही रिवर के पास बैठकर बोर्ड को देखती रहती है। ये सुन के जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है ओल्ड ल्यू तुम सही में बहुत ज्यादा ही अच्छे इंसान हो। उसकी पत्नी बोलती है हाँ कम से कम ये तुम्हारे जैसा तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा इंसान है, तुम्हें भी इसके जैसा बनना चाहिए। ये सुन के जो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ओल्ड ल्यू आगे बढ़ता है और कहता है मुझे जल्दी करना चाहिए नहीं तो मेरी जो पत्नी है और मेरी जो बेटी है वो भूखे रह जाएंगे। और वो एक जंगल के रास्ते जा रहा होता है, उसे अपना एक बोर्ड दिख जाता है, वो बोलता है हाँ अब मैं पहुंच चुका हूँ, बस आने ही वाला हूँ। वो अपने बेटी को बुला रहा था जू, कहीं पीछे से एक बंदा उसके पास आता है, वो उसके गर्दन पे चाकू रखता है और एक पल में उसे मार देता है। हम देखते हैं जैसे वो गिरता है उसके हाथ में जो लंच होता है वो भी गिर जाता है। वो बोल रहा होता है तुम्हारे मदर का लंच, लेकिन वो पूरे सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। दूसरा बंदा उस बॉक्स को उठाता है और कहता है हाँ तुम्हारा खाने का समय हो चुका है और वो उसी की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा मैच कर रहा होता है, जैसे कि वो अपने चेहरे को चेंज कर सकता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लेडी होती है और साथ साथ जो बेटी होती है काम कर रही होती है और जो बंदा है अभी अभी मर्डर किया होता है वो भी वहीं पे 1 महीने से काम कर रहा होता है। वो एक बकेट उठा के पानी भर रहा होता है। वो सोचता है कि हाँ 1 महीने हो चुके हैं और ये आखिरी दिन है अपार्टमेंट का, ऐसा लग रहा है जो ह्यूंग है वो मुझे नया अपार्टमेंट देंगे, ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया बात है, जैसे ही समय खत्म हो जाएगा वैसे ही मैं इन सब के साथ डील कर लूंगा। और वो ये कहते हुए उन्हीं की तरफ देख रहा होता है जो कि एक लेडी और बेटी होती है। ऐसा लग रहा है वह समय खत्म होने के बाद इन्हें मार देगा और पानी भरने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके अंदर से एक बंदा हंसता है और कहता है तुम इसे नहीं ना कर सकते हो? हाँ मुझे लगा ही था। वो हंसना दोबारा से स्टार्ट कर देता है, बोलता है अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बंदा अपने चेहरे को धोता है और कहता है ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए, मुझसे तुम दूर रहो। वो बंदा अपने चेहरे को धोने के बाद अपने चेहरे को नदी में देख रहा होता है। उसके अंदर वाला बंदा हंसना स्टार्ट करता है और कहता है तुम मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हो, तुम और मैं एक है और एकदम सेम, समझ गए? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वेड और सीनियर ब्रदर जू वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं क्या तुम आज भी सर्विस दे रहे हो? हमें उस पार जाना है नाव से, क्या तुम तैयार हो हम लोग की मदद करने के लिए? हम दोनों को एक साथ जाना है। वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ हाँ आज भी नाव जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो अपनी नाव को रेडी करता है और वहां से निकल जाता है। उसकी जो बेटी होती है वो बोलती है बाय बाय और उसकी जो पत्नी होती है वो बोलती है ओढ़ लियो तुम बहुत ज्यादा आराम से जाना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और लियो वहां से जा रहा होता है। वेड उसी नाव पे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अभी हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, इसका जो परिवार है वो सब बहुत ज्यादा ही आसपास में है, उन्हें कुछ हो सकता है, हम लोग को सभी चीज को पहले से सोच के रखना होगा। ये बंदा घोष मरसे का एक कल्ट मेंबर है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है, हमें संभाल कर कोई काम करना होगा। तभी जो ब्रदर्स जू होते हैं वो पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी बेटी और पत्नी है? ओडली बोलता है हाँ। ये सुन के जो ब्रदर्स जू है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा डिस्कस्टिंग बात है, तुम अपने चेहरे पे मुखौटा पहने हुए हो और दूसरे के बातों कह रहे हो, ये बहुत ज्यादा ही अजीब है। वो जो नाव चला रहा होता है वो कहता है सर आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी देर ऐसे ही नाव पे सन्नाटा होता है और नाव आगे जा रही होती है। तभी ब्रदर्स जो फाइट करने के लिए रेडी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम्हारे चेहरे पर से मुखौटा मुझे ही हटाना होगा, तो ठीक है अब तुम सच बताओगे। ये सुन के जो नाव चलाने वाला बंदा होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि नहीं बस एक दिन, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम लोग बस एक दिन लेट आते तो मुझे यहाँ पे किसी को नहीं मरना होता था।
ऐसा लग रहा है अब मुझे तुम दोनों को मारना होगा। और वो यह कहते हुए अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है। हम देख पाते हैं उसका जो आधा चेहरा होता है वो जला हुआ होता है, जैसे कि उसके चेहरे पर से मुखौटा हट रहा हो। वो बंदा अपने ऑरा को रिलीज करता है। वेड उसके ऑरा को फील करता है और कहता है इसका ऑरा, ये बंदा हॉर्स स्टेज पे है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। वो जल्दी से अपने स्पेयर को सामने लाता है। हम देखते हैं कि जो ब्रदर जू है और उस बंदे की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। वो बंदा ब्रदर जू पे एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन वेड अपने स्पेयर से उसे वहीं पे रोक लेता है, जिससे वो बंदा पीछे जाता है। अब देख पाते हैं यहाँ पे 2v1 होने वाला है। ब्रदर जो भी यही बोल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है तुम बहुत जल्द हारने वाले हो, हम दो है और तुम अकेले, तुम कितनी देर तक अपने आप को बचा पाओगे। वो बंदा बोलता है किसने कहा कि मैं अकेला हूँ। वो इतना कहता ही है तभी पानी के अंदर से एक और बंदा निकलता है। उसके हाथों में जंजीर होती है। वो हंसते हुए कहता है तुम्हें मुझे पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था, तुम्हें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। वेड उसे देखता है और सोचता है क्या यहाँ पे एक और है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी जो बंदा बाहर निकला होता है वो जंजीरों से उसे पकड़ लेता है और पानी की ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। ब्रदर जो उसे देखते हैं और उसके बारे में चिंता कर रहे होते हैं। तभी जो नाव पे बंदा होता है वो कहता है कि हम लोग घोष मंडल के गार्ड है और मैं तुम्हें बता दूं जो घोष मंडल का मेंबर होता है वो साथ में ही होते हैं, एक रोशनी में होता है और एक अंधेरा में। मैं जो शैडो गार्ड है वो अंडर वाटर असेसन करने में बहुत ज्यादा ही माहिर है। तुम्हें उस बच्चे की चिंता करनी चाहिए। अगर तुम मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर हरा दोगे तभी वो बच्चा बच पाएगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। फिर हम पानी के अंदर का सीन देखते हैं। वो बंदा जंजीरों से वेड को खींच रहा होता है। वो हंसता है और कहता है बच्चे तुम्हारा जो लंग्स है वो कुछ ही देरों में फटने वाला है, जो अंडर वाटर है वो मेरा डोमेन है, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी उस बंदे को कुछ महसूस होता है। वो देखता है कि वो अब जंजीर को खींच नहीं पा रहा है। तभी वो एक पत्थर पे जाके लगता है। वो यह देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग वेड को देखते हैं। वो कहता है कि जब से मैंने फ्यूजन लेवल को 70% तक पार कर लिया है तब से मैं बहुत ज्यादा ही क्यूरियस था, मैं अंडर वाटर कैसे फाइट करूंगा। चलो देखते हैं, और मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे लाए हो। वेड यह कहते हुए उसे खींच रहा होता है। वो बंदा बोलता है नहीं, इस बंदे की प्यार बहुत ज्यादा ही है, ये मुझे खींच रहा है, मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। वेड कहता है जो अंडर वाटर है वो मेरा डोमेन है और तुम यहाँ पे फंस चुके हो, तुम यहाँ से अब बच के नहीं जा सकते हो, समझे। फिर हमें उस बंदे का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में कोई भी गॉड्स नहीं है, और वो ये कहते हुए एक बंदे को मार रहा होता है। इस समय भी उसके हाथों में जंजीर होती है। वो आगे कहता है अगर इस दुनिया में गॉड होते तो वो मुझे बचाते रहा, हम लोग को बचाते, हम लोग वहां पे थे। हम देखते हैं वो ऐसे जगह पे पला बड़ा था जहाँ पे मारकाट चल रही होती है और 3 लोग उसे ऊपर से देख रहे होते हैं, जैसे कि वे सब एक सब्जेक्ट हो और उन सब पे एक्सपेरिमेंट चल रहा हो कि कौन बहुत ज्यादा ही अच्छा एसेसन बनेगा। वो आगे कहता है अगर गॉड एग्जिस्ट करते रहा तो वो हम लोग की बातों का जवाब देते रहा, उन्होंने कभी भी हमारी बातों का जवाब नहीं दिया है। वो दोबारा से एक बंदे को मारता है। फिर वो आगे कहता है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करते तो हम लोग ऐसी हालत में नहीं रहते, हम लोग बहुत ज्यादा ही बदतर हालत में थे, गॉड को हमें बचाना चाहिए था। फिर वो एक बंदे को मार देता है और वो उस समय हंस रहा होता है। वो कहता है कि ऐसा कहा जाता है जो बंदा मर रहा होता है उसे एक बार गॉड दिखते हैं। मुझे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं किया क्योंकि मैंने अभी तक मौत का सामना नहीं किया है। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वेड और वो बंदा फाइट कर रहा होता है। वो बंदा सोच रहा होता है ये बच्चा है कौन, ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मेरा जो एडवांटेज है वो स्पीड है, मैं आराम से इसे हरा दूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये बंदा कितना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन जब तक मैं अपने स्पीड को यूज कर सकता हूँ तब तक काफी है, मैं इसे चकमा देता रहूंगा और ये बंदा यहीं पे मारा जाएगा। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है मरो। वो अपने पंजों से वेड पे अटैक करता है। वेड अपने एक टेक्निक का यूज करता है जिसका नाम है वाटर ट्रावर्स, जिससे वो गायब हो जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है। वो बंदा पीछे जाके गिरता है और भाई लोग हम इससे पता लगा सकते हैं ये बंदा भी हॉर्स रैन पे है। वो बंदा पीछे जाते हुए सोच रहा होता है ये कैसे हो सकता है, वो बीच में गायब हो गया था, मुझे कुछ दिखा भी नहीं, मैं भी हॉर्स स्टेज पे हूँ और ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा ही कमजोर है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वेड यहीं पे नहीं रुका है, वो उस जंजीरों से उस बंदे को दोबारा से अपनी ओर खींचता है। हम देखते हैं वो बंदा वेड की तरफ आ रहा होता है। वो सोचता है कैसे, ये सब कैसे हो रहा है। वेड अपने पंच को तैयार रखा है। जैसे ही वो बंदा उसके पास आता है वो एक जोरदार पंच मारता है। वेट कहता है एक हॉर्स स्टेज वाले बंदे को पानी के अंदर आना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसा लग रहा है मैं अच्छा खासा ताकतवर हो चुका हूँ। वो वहाँ पे हाफ रहा है और कहता है कि अब मुझे देखना है ब्रदर जो फाइट को कैसे कर रहे हैं, मुझे जल्दी से नाव पे जाना होगा। फिर हम उस बंदे की हालत को देखते हैं। हम देखते हैं उसके मुंह में से और शरीर में से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो सोचता है बिग ब्रदर सही थे। वेड उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। वो बंदा वेड को जाते हुए देख रहा होता है और कहता है कि ये बात सही है, मरने से पहले इंसान को एक न एक बार भगवान देखते हैं और मैंने भी गॉड को देख लिया है। फिर हम देखते हैं कि वेड के साथ क्रोकोडाइल भी जा रहा होता है। फिर हम लोग नाव का सीन देखते हैं जहाँ पे ब्रदर जो उस बंदे को हरा दिए होते हैं। वो बंदा हंसता है और कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है वो बच्चा अभी तक मारा गया होगा, तुम्हें अपने जूनियर ब्रदर के बारे में सोचना चाहिए। ये सुन के जो ब्रदर जो है वो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं। हम उनके चेहरे पर निराशा को देख पाते हैं। वो सोच रहे होते हैं क्या लिटिल नाइन को कुछ हो गया है, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं नाव पे एक हाथ आता है। वो हाथ वेड का होता है। दोनों आदमी वेड को देखे बहुत ज्यादा ही चौंक जाते हैं। वेड नाव पे आते हुए हाफ रहा होता है। वो कहता है कि वहाँ पे एक स्पिरिट बीस्ट आ गया था जिसने उस बंदे को खा लिया, मैं बहुत ज्यादा लकी था जो बच के यहाँ पे आ गया हूँ।
और मन ही मन सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एक्टिंग करनी होगी, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा जेड के बारे में, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं नाव के आसपास जो उसका स्पिरिचुअल पेट है वो घूम रहा होता है, जिससे वे सब डर सके। जो ब्रदर जू है वो डरते हुए बोलते हैं, हाँ ऐसा लग रहा है वो सही में स्पिरिट बीस्ट था, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो कि तुम इस समय बच गए हो। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है जो कि भेष बदल के आया होता है वो पकड़ा गया होता है। पीछे से जो पत्नी होती है और बेटी होती है वो उसे देख रही होती है। उसकी पत्नी बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है क्योंकि उसने उसके पति को मार दिया था, और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी होती है। वेड उसे जाते हुए देख रहा होता है और ब्रदर जू से बोलता है, ब्रदर जू ये जो घोष मर्द सेट के बंदे हैं वो इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं है। ब्रदर जू बताते हैं कि ये सब ब्रोकन जनरेशन है। मैं तुम्हें बता दूं ये जो मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया है उसमें जो टाइगर हंटिंग स्टेज के बंदे हैं वो 120 साल तक जीते हैं, और जो इमोर्टल स्टेज के बंदे हैं वो उससे भी ज्यादा। लेकिन अभी देखा जाए तो वो सब 60 साल ही जीते हैं, क्योंकि उस समय ग्रेट क्वान का फॉल हो गया था। जो पुरानी जनरेशन है वो अभी तक जिंदा है, और साथ ही साथ जो मिडिल जनरेशन है वो अब तक मर चुकी है। तुम इससे पावर का अंदाजा लगा सकते हो वो सब कितने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। जो पुराने बंदे हैं घोषणा सेक्ट के वो बैकबोन है, और हमें उनका ही सामना करना होगा। वो सब बहुत ज्यादा ही डरावने हैं, और उन सबका जो पोस्ट है वो एलीट पोस्ट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक बंदा कहीं पे जा रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इस सेक्ट में 40 साल पहले ज्वाइन हुआ था, उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारे ब्रांचेस बनाए, और साथ ही साथ मैंने नॉन स्टॉप फॉलोअर भी बनाया जो कि मेरी बातों को मानते थे, और आखिरकार मुझे ब्लड सेक्रीफाइस ग्रैंड टेक्निक मिली गई। ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। वह एक चीज को ढूंढ रहा होता है। वह सोचता है कि ये जो सेक्ट है उसमें टैलेंट की बहुत ज्यादा ही कमी है, और ये जो मेरा न्यू ब्लड है वो सब लोग जरूर चाहेंगे, इससे उनकी पावर बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगी। यह है एक उल्फ स्मोक ग्रेट विल, ये मेरी आखिरी आशा है, इसी से सब कुछ हो जाएगा। फिर अचानक से पीछे दरवाजे पे नॉक होता है। वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा लकड़ी का ब्लॉक आ गया होता है जो कि उस बंदे की ओर आ रहा होता है। वो बंदे अपने एक हाथ को यूज करते हुए उस लकड़ी को वहीं पे रोक देता है और उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। वो पूछता है कि कौन है वहाँ पे। हम देखते हैं वहाँ पे सीनियर ब्रदर होते हैं। वो बोलते हैं कि हम लोग यांग क्लाइम मार्शल आर्ट से है, लू गैंग। जो सीनियर ब्रदर है वो आते ही उस बंदे पे अटैक कर देते हैं। वो एक जोरदार पंच उस बंदे पे मारते हैं, लेकिन जो वो बंदा था वो अपने हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन तब भी हम देख पाते हैं उस अटैक के पावर को। वो बंदा घसीटा हुआ पीछे की ओर जाता है और वो एक दीवार पे जाकर लगता है। वो दीवार भी उस अटैक के कारण टूट जाती है। सीनियर ब्रदर अपने हाथ की ओर देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि यह बंदा उल्फ स्मोक पावर के मिड लेवल पे है, ये मेरे से एक रैंक ज्यादा है। वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है ये जो बैटल है वो इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला है, मुझे सोच समझ के कुछ करना होगा। फिर हम उस बंदे को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे लगा था तुम लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो गए, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। फिर हम लोग सीनियर ब्रदर हु को देखते हैं। वो बहुत ज्यादा ही परेशान दिख रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि इस बंदे ने सीनियर ब्रदर लू का एक अटैक को खा लिया और उसे एक भी इंजरी नहीं हुई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपना ऑरा को रिलीज कर रहा होता है और वो अपने हाथ को साफ करता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग इतना ही कर सके हो तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा, तुम लोग यहीं पे मरने वाले हो। वो अपने क्यूआई फोर्स को रिलीज करता है। सीनियर ब्रदर बोलते हैं ये इसका क्यूआई फोर्स है, और वो अपने क्यूआई फोर्स को रिलीज करते हैं। उनके आसपास में जो स्टैचू होता है वो उन्हें उठाते हैं और उसकी ओर फेंक देते हैं। वो बंदा अपने हाथों से उन सभी स्टैचू को तोड़ देता है और कहता है तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही अच्छी ट्रिक्स है, लेकिन तुम लोग बच नहीं पाओगे। तभी अचानक से एक उसके पास में आता है। वो बंदा उसे देख के चौंक जाता है। हम देखते हैं वो तीर सीनियर ब्रदर हु ने मारा होता है। वो जो बंदा होता है वो उस तीर को 2 उंगली से पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है इतने छोटे से एरो से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है, ये तो मेरे क्यूआई फोर्स को भी नहीं तोड़ पाएगा। ये बात सुनकर जो ब्रदर हु होते हैं वो बोलते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए काफी होगा। हम देखते हैं जैसे वो तीर उसके पास में आता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है और उसमें से एक गैस रिलीज होता है। वो गैस उसकी आंखों में जाके लगता है। जैसे वो गैस उसकी आंखों में लगता है उससे उसकी आंखों में जलन होने लगती है। वो अपने हाथ को अपने आंखों पर रखता है और कहता है मेरे आंख मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तुमने ये क्या किया। जैसे ही वो यह बोलता है उतने में ही जो सीनियर ब्रदर लू है वो तेज से उसके पास में आते हैं और एक जोरदार पंच उसे मारते हैं। हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है। वहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है। वो बोलते हैं कि क्या ये खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है हाँ मैंने उसे बहुत ज्यादा ही जोरदार पंच मारा है, उससे अभी बचना नहीं चाहिए। फिर हम उस बंदे की हालत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही खराब होती है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है मैं पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका हूँ, वो सब उस कुत्ते चाओ होंग युआन के कारण हुआ है, नहीं तो तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता था और तुम लोग प्रिपेयर भी नहीं होते थे। फिर वो एक पिल को निकालता है और कहता है ठीक है मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं जान दूंगा। वो उस पिल को खा ही पाता उतने में ही जो सीनियर ब्रदर हु है उस पिल को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो तुम्हारा उल्फ स्मोक ग्रेट पिल था ना, अब वो भी खत्म हो चुका है, अब तुम बच भी नहीं पाओगे। सीनियर ब्रदर लू बोलते हैं हाँ तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते हो। वो जो बंदा होता है वो अभी भी लेटा होता है और कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो जहाओ होंग युआन है उसने इसके बारे में भी बोल दिया, लेकिन किसने कहा वो एक एक्चुअल का पिल था, वो एक डुप्लीकेट पिल था। और हम देखते हैं उसके मुंह में पिल आ गया होता है। सीनियर ब्रदर उसे देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं उसने उस पिल को कब अपने मुंह में रखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो सीनियर ब्रदर हुआ है वो बताते हैं ऐसा लग रहा है उस समय ये सब हुआ था जब उसने अपने हाथ को मुंह पे रखा था, उसी समय उसने उस पिल को खा लिया था। जैसे वो उस पिल को खाता है हम देखते हैं उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है और वो बंदा खड़ा होना स्टार्ट होता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से अलग हो गई होती है। वो अपने क्यूआई फोर्स को रिलीज करता है और वो बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा होता है। वो सांस को लेता है और कहता है तुम्हें क्या लग रहा है अब मैं उल्फ स्मोक के लेटेस्ट स्टेज पे आ चुका हूँ और तुम लोग इस पावर को सह भी नहीं सके हो। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं बता दूं ये इसका आखिरी पार्ट था।